वन नाइट स्टैंड विद प्रोफेसर। इम्पोर्टेंट नोट, इस उपन्यास में कुछ डिस्टर्बिंग चीजें होंगी, कृपया अपने जिम्मेदारी पर पढ़ें। बाद में मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। खास तौर पर आलोचना में अभद्र शब्दों का प्रयोग करने को अवॉइड करें। यह एक काल्पनिक कहानी है जो वास्तविकता से प्रेरित होकर लिखी गई है। कृपया इसको कहानी की तरह ही लें। प्लीज़, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज़ थोड़ा वक्त दीजिए। एक आदमी जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रांग है, उसके नीचे दबी हुई थी एक लड़की और उसका स्ट्रांग बॉडी पूरी तरीके से उस एक छोटी सी लड़की के ऊपर था और वह लड़की अपने पीठ के बल अपने पैरों को फोल्ड करके अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर लेटी हुई थी और उसने बस एक वाइट शर्ट पहन के रखा हुआ है। उसके घोड़े सफ़ेद पैर जो चमक रहे थे, वही उसके ऊपर लेट आदमी जो बस अपने ब्लैक ट्राउजर में था और पूरी तरीके से पसीने में भीगा हुआ है। उसका मस्कुलर बॉडी जो चमक रहा था, उसके बाल हल्के सुनहरे थे, उसकी आंखें हल्की नीली और उसके होंठ एकदम गुलाबी। डाउट नहीं, वह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम आदमी है और वह इतना हैंडसम है कि कोई भी लड़की उसके प्यार में दीवानी हो जाए। वही उसके नीचे दबी हुई लड़की को बिल्कुल दीवानी नहीं थी, वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बारिश के बूंदों जैसा नीचे गिर रहे थे और उस सफ़ेद रॉयल किंग साइज बेड के उस हिस्से को गिला कर रहा था। तभी उसके कान में उसकी कर्कश आवाज़ आता है जो काफ़ी ज़्यादा शांत है, मैंने मजबूर नहीं किया है तुम्हें, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर हो। ये सुनकर वह लड़की डरते हुए अपनी आंखों को खोलकर अपने सर को उठाकर उसे आदमी को देखती है और तभी वह आदमी अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बालों को जो उसके चेहरे को ढक रहे थे उसे हटता है और उसे लड़की को देखता है। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाल एकदम कल थे जो उसके कंधे तक है और उसकी आंखों का कलर एकदम काली गहरी है। उसके होंठ एकदम लाल हो चुके थे और दांतों के निशान भी थे उसके होठों में। उसके बॉडी में भी काफ़ी सारे नीले निशान पड़ चुके हैं। ये सब कुछ काफ़ी टाइट पकड़ने की वजह से हुआ है। तभी वह आदमी अपने चेहरे को नीचे करके उसके होठों पर अपना होंठ रखकर उसके होंठ को धीरे धीरे चूमने लगता है। वह लड़की घबराकर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धक्का देने की कोशिश करती है, पर वह आदमी उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर कर देता है और अपने होठों को उसकी होठों से अलग करके अपनी गहरी आवाज में कहता है, अभी भी देर नहीं हुआ है, जाना चाहते हो तो जा सकती हो, मजबूर नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, पर याद रखना अगर तुम जाओगी तो बहुत पछताओगे और शायद कभी भी इस पछतावे की वजह से जीना पाओ तुम। उस कठोर आदमी के कठोर बातों को सुनकर उस छोटी सी प्यारी सी लड़की का जैसे दिल कांप जाता है और वह कांपते हुए होठों से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर वह कुछ कह नहीं पा रही थी। वही उसे कुछ कहने की कोशिश करता देखकर वह आदमी उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहता है, मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, जल्दी आना है, जल्दी बताओ वरना। ये बोलकर वह आदमी एकदम चुप हो जाता है। वही वह डरते हुए खुद को ढीला छोड़ देती है और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बहुत ही मुश्किल से कहती है, ठीक है आप कर लीजिए जो करना चाहते हो, पर हाथ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये बोलकर वह लड़की रोने लगती है बच्चों की तरह। वही उसे रोता देखकर वह आदमी उसके हाथों को छोड़ देता है और उसके ऊपर से हटकर बैठ जाता है और पास से जग लेकर और गिलास लेकर उसे जग में से पानी उसे गिलास में डालता है और फिर उसे पानी को छोटी सी प्यारी सी लड़की को देते हुए कहता है, पानी पी लो, क्योंकि इसके बाद अगर तुम पानी मांगोगे फिर भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है। वह लड़की जल्दी से अपना हाथ आगे करके उसके हाथ से पानी का गिलास ले लेती है और पूरा गिलास खाली करके थोड़ा और पानी मांगती है, तो वह आदमी उससे और पानी देता है और वह पूरा 3 गिलास पानी पीती है और उसके बाद थोड़ा शांत होकर कहती है, क्या हम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते हैं? क्या इतनी जल्दी यह सब करना जरूरी है? थोड़ा वक्त हम रुक नहीं सकते हैं? अगले ही पल वह आदमी एकदम से उसे बिस्तर पर गिरा देता है और उसके ऊपर जाकर उसके दोनों छोटे छोटे हाथों को पकड़ लेता है और अपने चेहरे को नीचे झुककर अपनी गहरी आवाज में कहता है, आई कैन नॉट कीप। ये बोलने के साथ ही साथ वह उसके होठों पर टूट पड़ता है, जो महसूस करके वह फिर से रोने लगती है और उसे रोता देखकर अब वह गुस्से से उसके जबड़े को पकड़ के कहता है, अगर तुम्हें रोना था, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना था तो आई क्यों थी यहाँ पर मेरे पास? ये बोलकर वह गुस्से से उस लड़की को देखने लगता है। वही वह लड़की डरते हुए कहती है, आपने मजबूर किया है मुझे, आपकी वजह से ही तो मुझे आना पड़ा यहाँ पर, मैं मजबूर हूँ और आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। ये सुनकर आदमी उसके छोटे छोटे पतले पतले उंगलियों को अपने बड़े हाथ में पकड़ लेता है और उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, मैं कोई गलत काम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हारी मदद की है और ज़रूरतमंद वालों का मदद करना चाहिए। ये सुनकर लड़की पीछे हटते हुए कहती है, आपने थोड़ा सा भी मदद नहीं किया है मेरा, आपने उल्टा फ़ायदा लिया है और इसे मदद करना नहीं कहते, इसे मजबूरी का फ़ायदा लेना कहते हैं। क्या आप मुझे दूसरा कुछ नहीं दे सकते हैं? मुझे ये सब नहीं करना है, बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर वह उसके होठों को छूते हुए कहता है, तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा आसान और अच्छा और कंफर्टेबल रास्ता कुछ और नहीं हो सकता है, यही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और आसान है, सो लेट्स एंजॉय। ये बोलने के साथ ही साथ वह आदमी लड़की को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। क्या होने वाला है इसके बाद? कौन है वह आदमी? क्यों वह उसे लड़की का मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है? किस मजबूरी की वजह से लड़की को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा?
और क्या हुआ, आदमी उसे लड़की के साथ सच में जबरदस्ती करेगा? वह खतरनाक आदमी उस मासूम मजबूर लड़की का फायदा उठाएगा। और कौन है वह आदमी और लड़की क्या है, उन दोनों का पहचान कैसे मिले वह दोनों, जानने के लिए पढ़ते रहिए वन नाइट स्टैंड विद प्रोफेसर। लड़की डरते हुए उस आदमी को देख रही थी। वही वह आदमी एक झटके में लड़की की बदन में बचा हुआ वह आखिरी सफ़ेद शर्ट को भी खींचकर खोल देता है और लड़की शर्म के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वही वह आदमी लड़की के होठों के करीब अपने होठों को लाकर अपनी गहरी आवाज में कहता है, पहली बार है ना, थोड़ा दर्द होगा पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेले एंजॉय करूंगा, तुम खुद भी बहुत एंजॉय करने वाली हो। ये बोलकर वह आदमी लड़की के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। इससे लड़की कुछ नहीं कर पा रहे थे। वही वह आदमी लड़की के पूरे बदन को अपने होठों से चूम रहा था। वही लड़की बस दर्द से छटपटा रही थी। पूरे कमरे में उसकी दर्द भरी रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। अगले दिन सुबह लड़की धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है। पूरे बदन में उसे बेहद ज़्यादा दर्द है, खासकर उसे अपने लोअर बॉडी में और भी ज़्यादा दर्द है। वह दर्द से उठने की कोशिश करती है पर वह उठ तक नहीं पा रही थी। पर वह महसूस कर रही थी कि उस आदमी ने उसे बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ के रखा है, जैसे कि वह कहीं भागी जाए। बड़ी अगर छोड़ तो रात में थोड़ा सा भी रहम नहीं किया था। इस आदमी ने उस पर पूरी तरीके से अपना जिद पूरा किया था। एक मिनट के लिए भी उसे नहीं छोड़ा था। जानवरों की तरह उसके साथ वह सब कुछ कर रहा था। वह बिस्तर पर देखती है जहां पर खून लगा हुआ था। कल रात उसने अपनी मासूमियत खो दी है। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं पर वह अपने आंसुओं को साफ करके उठने की कोशिश करती है पर दर्द से वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे अपने सीने में अपने पूरे बदन पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पर वह कोशिश करती है और उठकर बैठ जाती है और पास से वही भरा हुआ वाइट शर्ट लेती है और उसे पहन लेती है। और फिर अपने पैरों को वह नीचे रखना ही वाली थी कि अचानक वह आदमी उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने नीचे करके अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, अब आपको जो करना था आपने कर लिया है। ये सुनकर वह उसके पेट को सहलाते हुए कहता है, अच्छा। ये बोलकर वह अपने हाथों को उसके पेट से ऊपर लाने लगता है। वह डर से उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा मत करिए अभी। ये सुनकर वह अपने हाथों को पीछे कर लेता है और उसके सीने पर अपना सर रखकर कहता है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलकर वह उसके चेहरे को मुस्कुरा कर देखता है। अगले ही पल लड़की दर्द से चिल्लाती है और वह मुस्कुरा कर कहता है, मुझे और चाहिए। लड़की अपनी आंखों को बंद कर लेती है और दर्द से कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अभी घर जाना है, मुझे जाने दीजिए, अभी प्लीज़ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। उसकी बातों को सुनकर वह मुस्कुराता है और उसके पतले से कमर को अपने दोनों हाथ में भरकर उसके चेहरे को देखकर अपनी आवाज़ को भारी करके कहता है, चुपचाप ऐसे ही लेती रहो। ये बोलकर वह अपनी मनमानी करने लगता है। उसके बदन के साथ वह उसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। पूरे 2 घंटे तक उसके साथ जबरदस्ती करता है और जब वह छोटे उधर थक जाता है वह उसके ऊपर से उठकर उसके मासूम से चेहरे को देखता है और फिर उसके होठों को चूमकर उसके सर को चूमता है और कहता है, आराम करो थोड़ा, अभी घर जाने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वह ब्लैंकेट लेकर उसके बदन को ढक देता है पर वह बेहोश हो चुकी थी और काफ़ी पहले बेहोश हो चुकी थी पर वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद वह वॉशरूम चला जाता है और फिर शावर ऑन करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने दोनों हाथों को दीवार पर लगता है और अपने सर को ऊपर कर लेता है। शावर की गर्म पानी उसके पूरे बदन को गिला कर रहा था और अलग ही से सुकून पहुंचा रहा है। कुछ देर बाद वह बाहर आ जाता है और फिर अपने कपड़े पहनते हुए खुद के चेहरे को आईने में देखता है। फिर अजीब तरीके से मुस्कुरा कर अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लेता है और फिर अपने शर्ट की स्लिप को फोल्ड करते हुए बाहर आ जाता है। बाहर आकर देखता है तो एक मेड टेबल पर खाना सजा रही थी, जिसे देखकर उसे लड़की के पास चला जाता है और फिर उसके छोटे से बदन को अपने बाहों में उठा लेता है। यह महसूस करके वह उठ जाती है और डर से खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करती है पर वह छोड़ ही नहीं रहा था, जिसे देखकर वह डरते हुए कहती है, मैं खुद कर लूंगी, मैं खुद कर सकती हूँ, छोड़ी है। ये सुनकर वह उसे छोड़ देता है और वह डर से पीछे हटने लगती है। वह ठीक से हल तक नहीं पा रही थी, उसकी हालत इतना ज़्यादा खराब हो चुका है। जिसे देखकर वह मुस्कुरा कर कहता है, देखो तुम ठीक से हील तक नहीं पा रही हो, तुम कैसे वॉशरूम तक जागी चलाकर मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ, आ जाओ। वही वह मेड खाना रखकर बाहर चली गई थी और एक पल के लिए उसे लड़की को लगा था यह मेड उसकी मदद करेगा पर यह आदमी खुद आ गया है। वह इसके साथ और थोड़ा सा भी वक्त नहीं रह सकत बड़ी ये है, इसलिए वह जल्दी से पड़े हुए व्हाइट शर्ट को उठाकर अपने बदन पर जैसे तैसे पहन लेती है और फिर नीचे उतर जाती है। वह चल नहीं पा रही थी, वह वैसे ही जैसे चल पा रही थी वैसे चलकर वॉशरूम में घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है और शावर ऑन करके अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और रोने लगती है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। इस आदमी ने उसके साथ तो वह सब कुछ कर लिया था, ये सोचकर ही उसे बहुत रोना आ रहा है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? अब वह लड़की क्या करने वाली है? सबके चलते वह लड़की कोई गलत कदम उठा लेगी और किस लिए उसे आदमी ने उसे प्यारी सी लड़की के साथ इतना गलत किया? किस मजबूरी की वजह से उसे लड़की को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा?
ये सब जानेंगे हम अगले चैप्टर में, तो जुड़े रहिए और मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आप सबको पता चले कब मैं अपलोड कर रही हूँ इसके नए चैप्टर को। वन नाइट स्टैंड विद प्रोफेसर। वह धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर निकलती है, अपने बदन पर एक बाथरूम लपेटकर, जिसे देखकर वह आदमी उसके करीब आता है और फिर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, दिल तो कुछ और चाहता है पर तुम काफी थक चुकी हो और तुम झेल भी नहीं पाओगे, इसलिए जाने दे रहा हूं, पर जाने से पहले ये नाश्ता कर लेना और जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हें पहुंचने के बाद मिल जाएगा। ये बोलकर वह बाहर की तरफ चला जाता है और वह लड़की बस अपने आंसू भरी आंखों से उस आदमी को जाते हुए देखती रहती है। एक हफ्ते बाद मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज। मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज मुंबई का सबसे फेमस कॉलेज है। यहाँ पर एडमिशन लेना कोई नॉर्मल बात नहीं है। सभी लड़के लड़कियां आपस में बात कर रहे थे या तो किसी को परेशान कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। वहीं इन सबसे अलग एक लड़की जिसने एक हल्के आसमानी रंग का फ्रॉक पहना हुआ है जो कि उसके घुटनों से थोड़ा नीचे तक है और हाफ स्लिप का है। उसके लंबे घने स्ट्रेट और नीचे से घुंघराले बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। आंखों में बहुत ज्यादा मासूमियत, गुलाबी होंठ, कुल मिलाकर वह परी जैसी है। उसके चेहरे पर अलग ही दर्द दिख रहा था। तभी एक लड़की भागते हुए उसके पास आकर उसे गले लगाकर कहती है, अरे श्वेता बेबी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अकेले में कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। एक हफ्ते बाद कॉलेज आए हो तुम। तुम्हें पता है अहान सर आज क्लास लेने वाले हैं हमारे। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा। ये सुनकर श्वेता अपने हाथों को मलते हुए कहती है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया आयशा? आयशा, अरे ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं इसलिए नहीं बताया। श्वेता, पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये बोलकर वह अपने चेहरे को नीचे झुका लेती है। वही और भी कुछ लड़कियां उनके पास आ जाते हैं। कुल मिलाकर अब वह 4 लोग यहाँ पर थे। लड़कियों का नाम दिया और नव्या है। नव्या एक्साइटमेंट के साथ कहती है, तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में एक नया लड़का आया है, वह भी और कोई नहीं, सिद्धांत है, सिद्धांत अग्रवाल, जो कि बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना हैंडसम, डैशिंग, इतना अमीर बंदा हमारे कॉलेज में। एक तो अहान सर काम नहीं थे, वह भी यह आ गया। ये बोलकर वह एक्साइटमेंट में उछलती है, जिसे देखकर दिया अजीब तरीके से कहती है, तू बोल तो ऐसी रही है कि दोनों से ही तो शादी कर ने वाली है। तुझे दोनों ही बंदे चाहिए। कॉलेज में और भी अमीर और हैंडसम बंदे हैं यहाँ पर, और हम भी काफी अमीर है, सिर्फ श्वेता को छोड़कर। ये सुनकर श्वेता कुछ रिएक्ट नहीं करती, पर नव्या और आयशा गुस्से से दिया को देखते हैं और आयशा कहती है, दिया तुम्हारा मुंह को ज्यादा ही चलने लगा है। बढ़िया है, तुझे इतना ही प्रॉब्लम है तो तुझे रहने की जरूरत नहीं है हमारे साथ। आयशा को भड़कता देखकर श्वेता उसका हाथ पकड़ के कहती है, छोड़ना यार, क्या ही इन सबको लेकर पढ़ना है, छोड़ो ये सब, हमें कॉलेज में जाना चाहिए। वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं, बस 1 हफ्ते ही हुए हैं कॉलेज में आए हुए, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए हमें। ये सुनकर दिया तिरछा मुस्कुरा कर कहती है, देखो जिसे बोल रही हूँ उसे तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तुम्हें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या ही कहना है, चलो यहाँ से। उसके बाद वह सब अपने क्लासरूम में आ जाते हैं और फिर वह चारों बैठ जाते हैं अपने अपने सीट पर। वही श्वेता को काफी डर लग रहा है, डर से उसके पैर कांप रहे थे, जिसे देखकर आयशा उसके सर पर हाथ रखकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है, इतना कांप क्यों रही हो? ये सुनकर वह गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, नहीं तो कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वह तो बस घबराहट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज मेरा दूसरा दिन है ना, बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी क्लास के अंदर एक आदमी एंटर करता है, जिसने फॉर्मल ग्रे सूट पहना हुआ है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। वह उसके बाल हल्के सुनहरे जेल से सेट किए हुए, हाथों में मेहंदी, रिस्ट वॉच, गहरी आंखें जो हल्की लाल पड़ चुका है, हल्की गुलाबी होंठ, हल्की दाढ़ी, बहुत ज्यादा हैंडल्स म लग रहे थे, पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, काफी ज्यादा खतरनाक एक्सप्रेशन है। वही सारी लड़कियां उन्हें देखकर एक्साइटेड हो चुके हैं और काफी ज्यादा खुश भी, पर उनकी खुशी बहुत जल्दी गायब होने वाला है। क्लास में आने के साथ ही साथ वह अपने गुस्से भरी आवाज में कहते हैं, टेक आउट ऑल द बुक्स। ये बोलकर वह अपने हाथ में पड़े बुक्स को देखते हैं और उसके कुछ पन्ने पलटकर सबको पेज नंबर बोलते हैं और सभी उसे पेज को खोल लेते हैं। और उसके बाद वह अपनी गुस्से भरी आवाज में कहते हैं, तुम सबके पास 10 मिनट का टाइम है, रीड करो, उसके बाद आंसर देना। ये सुनकर सब स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और एक लड़की पूछती है, पर 10 मिनट, और ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि यह सब्जेक्ट हमने रीड नहीं किया है और अभी तो बस 1 हफ्ता ही हुआ है कॉलेज ज्वाइन किया। ये सुनकर वह अपनी करकदार आवाज में कहते हैं, 1 हफ्ता पहले सारे बुक्स तुम्हें मिल चुके हैं और अभी तक एक बार भी बुक्स खोल कर देखा तक नहीं तुम लोगों ने, ये तुम्हारी गलती है। मुझे अब तुम्हारे बहाने नहीं सुनने हैं और अब तुम्हारे पास 8 मिनट बचा है। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और सब रीड करने लगते हैं, पर 10 मिनट कब बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। 10 मिनट बाद फिर से वह अपने कर्कश आवाज में कहते हैं, सब बुक्स बंद करो। ये बोलकर वह एक नज़र पूरे क्लासरूम को देखते हैं और उनका ध्यान जाता है एक कोने में बैठी डरी सहमी उस लड़की की तरफ। ये लड़की और कोई नहीं, श्वेता है, जो पूरी तरीके से पसीने में भीग चुकी है। डर से उसके पैर और हाथ कांप रहे थे, उसके आंखों में आंसू ऐसे जमे हुए थे जैसे अभी पलके झपकाने के साथ ही साथ मोतियों की तरह टूटकर नीचे गिरने वाले हैं। प्रोफेसर का चेहरा और भी ज्यादा कठोर हो जाता है
और वह अपना किताब लेकर सबको देखते हैं और फिर सबसे आंसर पूछने लगता है। उनमें से काफ़ी सब सही सही जवाब दे देते हैं क्योंकि सबने ध्यान लगाकर 10 मिनट के अंदर पढ़ लिया था। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे भले ही सब अमीर परिवार से थे पर सभी पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट है। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ाई में कुछ आता नहीं, सब काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ तक कि श्वेता भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए तो उसे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला है स्कॉलरशिप पर। वही श्वेता बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाई थी, यहाँ तक कि दिया, आरोही, आयशा उन दोनों ने भी अच्छे से जवाब दे दिया था। इधर श्वेता डर से कांप रही थी और अब श्वेता बाड़ी है। वही श्वेता को देखकर वह अपनी जगह से उठ जाते हैं और उसके एकदम सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वही श्वेता अपने चेहरे को नीचे करके बैठी हुई थी। इधर प्रोफेसर आहान अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा भारी करके पूछते हैं, मिस श्वेता, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ये सुनकर वह अपने होश में आती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है और सामने वाले आदमी को देखकर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं नीचे पर। वह जल्दी से अपने चेहरे को नीचे करके उसे साफ कर लेती है और डरते हुए पूछती है, यस प्रोफेसर, बोलिए। उसकी बातें सुनकर पूरा क्लास उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। सब अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे सामने के खतरनाक नज़ारे को देखने के लिए। सबको मज़ा आ रहा था श्वेता को ऐसी हालत में देखकर, क्योंकि सबके लिए श्वेता एक मिडिल क्लास परिवार से यहाँ पर आई है, ऐसी लड़की को कि नहीं यहाँ पर आने दिया, इसे तो कॉलेज से निकल जाना चाहिए। वही प्रोफेसर आहान उसके टेबल पर बहुत जोर से हाथ पटक कर कहते हैं, मिस श्वेता, आप क्या यहाँ पर बस एंजॉय करने आते हैं? ये कॉलेज है, यहाँ पर सब पढ़ाई करने आते हैं। आपका ध्यान कहाँ है? पढ़ाई पर तो ध्यान बिल्कुल नहीं है। हमें आप जैसे स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, जो बस कॉलेज एंजॉय करने के लिए आते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं ले देते। ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, सॉरी प्रोफेसर, आप पूछिए क्वेश्चन। डरते हुए उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है। वही वह थोड़े शांत होते हैं और अपने टाई को ठीक करते हैं और फिर पूछते हैं, पर उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था श्वेता के पास, क्योंकि उसने पढ़ा भी नहीं था थोड़ा सा भी। अब उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। वह इतनी डर चुकी थी कि पढ़ने का मौका भी नहीं मिला उसे। वही पूरा क्लास अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे श्वेता के ऊपर। वही श्वेता को बहुत रोना आ रहा था। उसका मन कर रहा था एक गदगद आँख उठकर उसमें गिर जाए या खुद को आग लगा लिया हो, इस दुनिया में कहीं गायब हो जाए, या फिर कोई गुंडा आ जाए और उसे पर गोली चला दे, वह मर जाए। उसके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहा था। वही प्रोफेसर गुस्से से कहते हैं, जैसा कि हमें लगा था आप बस एंजॉय करने ही आते हो कॉलेज में। कॉलेज के बाद मेरे केबिन में आ जान आप, बिकॉज यू नीड पनिशमेंट। ये सुनकर पूरा क्लास तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि श्वेता को पनिशमेंट मिलने वाला है। वही श्वेता इसलिए नहीं डरी थी कि उसे पनिशमेंट मिलने वाला है, वह इसीलिए डरी थी क्योंकि इन्होंने पर्सनली उसे अपने केबिन में बुलाया है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक कुछ होने वाला है उसके साथ। ये सोचने के साथ ही साथ डर से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह अपने आसपास सबको देखने लगती है। वही क्लास खत्म होता है और वह वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही दिन बीत गए। बाकी सारे क्लास भी वह अच्छे से अटेंड करती है, पर डर उसे इतना लग रहा था कि वह ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही है। वहीं अब लास्ट क्लास होने वाला था और इसके बाद उसे केबिन में जाना था। यही सोचकर ही उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और अगर वह यहाँ से भाग गई तो पनिशमेंट शायद और भी ज़्यादा बढ़ जाए, ना जाने इसके बाद क्या ही हो जाए। वही देखते ही देखते लास्ट क्लास भी खत्म हो जाता है। अब क्लास खत्म होने के बाद सब घर जाने लगते हैं। वही दिया मुस्कुराते हुए श्वेता को देखती है और कहती है, तुम्हें जाना चाहिए केबिन में, वैसे भी तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाला है, तुम केबिन में नहीं जाओगी क्या? श्वेता डर से अपने हाथों को मलते हुए कहती है, दिया तू भी चलना मेरे साथ। ये सुनकर दिया गला फाड़कर हंसते हुए कहती है, अगर तू पढ़ाई में गलती करेगी और मैं क्यों तेरे साथ चलूं? हम तेरे साथ नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमें लगा था वह प्रोफेसर बहुत अच्छे होने वाले हैं, जैसे बाहर से अच्छे दिखते हैं अंदर से भी अच्छे होंगे, पर वह काफ़ी खतरनाक है। हम नहीं जाने वाले हैं। ये दोनों भी डरे हुए हैं, तू अकेली जा, और वैसे भी मेरा पियानो क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वह चली जाती है और उसे जाता देखकर आयशा और नव्या उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और नव्या कहती है, देख यार, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उस एंजल प्रिंस जैसे दिखने वाले डेविल प्रिंस प्रोफेसर के पास जाए, प्लीज़ तू अकेली चली जा। ये सुनकर वह डरी हुई आंखों से उन्हें देखते हैं और फिर धीमे कदमों से दूसरी तरफ जाने लगती है कि तभी उसके कान में ठंडी मगर कड़क आवाज आता है, मिस श्वेता, शायद आप भूल रही हो कि हमने आपको हमारे केबिन में बुलाया है। ये सुनकर वह पीछे मुड़कर सामने वाले आदमी को देखती है और अपना सर नीचे झुका लेती है और धीमे कदमों से उस तरफ जाने लगती है। अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। वहीं नव्या और आयशा भी चले जाते हैं। प्रोफेसर आहान का केबिन। श्वेता धीमे कदमों से अंदर आती है और सामने अपने घूमने वाली चेयर पर बैठा हुआ था प्रोफेसर आहान। वहीं कुछ देर तक सर से लेकर पैर तक प्रोफेसर आहान श्वेता को देखते हैं और फिर सीरियस होकर कहते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में तुम्हारा मन ज़्यादा लग रहा है। ये सुनकर वह कुछ कहा ही नहीं पाती, उसके गले से जैसे आवाज़ नहीं निकल रहा है। उसे चुपचाप देखकर अब वह अपनी आवाज़ को तेज करके कहते हैं, आंसर मी। वह डर जाती है और डरते हुए कहती है, सॉरी, वह मैं थोड़ी डर गई थी।
ये सुनकर अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है और वह अपने सीट से उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे श्वेता के करीब आकर उसे घूमते हुए देखकर कहते हैं, चलो मैं एक अच्छा प्रोफेसर होने की खातिर तुम्हें अपने तरीके से समझाता हूँ, तुम्हें कैसे पढ़ाई में मन देना है, दूसरी चीज़ों में नहीं। श्वेता डरते हुए प्रोफेसर को देखते हैं और पीछे हटने लगती है, जिसे देखकर प्रोफेसर उसकी तरफ कदम बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे प्रोफेसर उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे थे, श्वेता अपने कदम को पीछे ले रही थी और पीछे आते हुए अब उसके पीछे बस सख्त दीवार है और कुछ नहीं है। वह दूसरी तरफ जाने लगती है तो प्रोफेसर दोनों साइड हाथ रख देते हैं। वह नीचे बैठने लगते हैं तो प्रोफेसर भी उसके साथ नीचे बैठ जाते हैं और फिर उसके गर्दन के पास अपने चेहरे को लाकर अपनी गर्म सांसों को उसके कंधे पर छोड़कर कहते हैं, ऐसे डर मत जाओ, आई विल गिव अप माई कंट्रोल इवन मोर। ये सुनकर श्वेता को महसूस होता है उसकी दिल की धड़कन रुक जाएगी और वह बिना सांस लेने की वजह से मर जाएगी। तो क्या होने वाला है श्वेता के साथ? क्या श्वेता खुद को बचा पाएगी प्रोफेसर आहान से? और क्या उस रात वाली लड़की श्वेता ही थी और वह रात वाला आदमी प्रोफेसर आहान ही है? और अगर ऐसा है तो क्यों प्रोफेसर आहान प्यारी भोली भाली श्वेता के साथ ऐसा कर रहे हैं? और किस मजबूरी से श्वेता को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ये सब जानेंगे हम कल, और उसके लिए आप सबको मुझे फॉलो भी करना होगा ताकि अपडेट पाते रहो। और कमेंट करके तो बताना आज का चैप्टर कैसा लगा और आप सबको क्या लग रहा है। हे गाइस, बीच में परेशान करने के लिए माफ़ कीजिए, लेकिन एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, इस कहानी के आगे के हिस्से और मेरे बाकी चैनलों की कहानियाँ आपको टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर मिल जाएंगी। इस कहानी के आगे के भाग पहले से ही अपलोड हो चुके हैं और आगे भी नियमित रूप से नया अपडेट आते रहते हैं। साथ ही वहां आपको 600 से अधिक कहानियां और उनके सभी भाग भी मिल जाएंगे, जिन्हें आप आराम से सुन या पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन करने के बाद पिन किया गया मैसेज जरूर देख। मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज, प्रोफेसर आहान का केबिन। प्रोफेसर आहान जिस तरीके से अपने गर्दन पर हाथ फेरते हैं, अपने गर्दन को ऊपर करके और फिर अपना टाई ढीला करते हुए कहते हैं, पूरा एक हफ्ता बीत गया है और अब जाकर तुमसे मिला हो ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ता नहीं 1 साल बीत गया है। ये बोलकर आहान उसके दोनों कलाई को पकड़ के उसे जबरदस्ती ऊपर उठा लेते हैं और फिर उसे अपनी सीट के पास ले जाकर उसे टेबल पर बिठा देते हैं और खुद सीट पर बैठकर उसके दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, तुम भाग कहाँ रही हो, कहाँ? मे बी यू डोंट रिमेंबर कि तुम मेरी सबमिसिव हो। ये बोलकर प्रोफेसर आहान उसके पूरे चेहरे पर हाथ फेरता है और वह डरते हुए उनके हाथ को पकड़ के भीख मांगते हुए कहती है, पर यह कॉलेज है, यहाँ पर कैसे आप ऐसा कर सकते हो? प्लीज़ यहाँ पर नहीं, आप अपने घर चलिए। ये सुनकर आहान उसके गर्दन पर हाथ रखता है और उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ को उसके गर्दन के पीछे ले जाते हैं। छोटे हुए उसके करीब आ जाता है और एकदम से उसके पूरे बालों को अपने मुट्ठियों में पकड़ के बहुत जोर से खींचते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ये कॉलेज है या कहीं भी है, चाहे कौन सा भी जगह हो, अगर मेरा मन चाहता है, मतलब तुम्हें उसी वक्त अपने कपड़े उतारते हैं मेरे सामने और मुझे सेटिस्फाई करना है। ये सुनकर श्वेता अपना हाथ जो लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए पर प्लीज़ यहाँ पर नहीं, ये कॉलेज है। ये सुनकर प्रोफेसर आहान उसके बालों को और भी मजबूती से पकड़ते हुए कहते हैं, तुम मेरे मुंह पर बात कर रहे हो, तुम मेरे साथ तर्क कर रहे हो, भूलो मत कौन हूँ मैं। ये बोलकर आहान उसके दोनों पैरों को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और वह सीधा उनके गोद में जाकर गिर जाती है और खुद को संभालने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। वही प्रोफेसर आहान उसके चेहरे पर बिखरे हुए बेबी कट बालों को अपने हाथों से ऊपर की तरफ करके उसके होठों को अपने होठों से टच करके कहते हैं, मेरे पास अभी प्रोटेक्शन नहीं है बट आई विल मैनेज इट। ये बोलकर प्रोफेसर आहान अपने टाई को उतारकर साइड में रख देते हैं और फिर अपने ब्लेजर को भी उतार कर साइड में रख देते हैं और श्वेता के कंधे के पास से उसके स्लिप को थोड़ा हटकर वहां पर चूमने लगते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ को उसके कपड़ों के अंदर डालकर उसकी कमर को सहलाने लगते हैं और उनके ऐसा कहने से परी दर्द से उनके वाइट शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। वही यह महसूस करके प्रोफेसर आहान उसके कंधे से अपने सर को उठाकर उसके चेहरे को देखते हैं और फिर उसे एकदम से सामने टेबल पर लेट देते हैं और उसके बाद उसके कपड़ों को ऊपर करके उसके खूबसूरत पेट को छूते हुए कहते हैं, अगर रात में तुम्हें कोई काम ना हो तो रात में भी आ जाना, वैसे भी 1 हफ्ते से मैं बाहर था और अब आया हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बोलकर वह अपना बेल्ट खोलने लगता है, जिसे देखकर श्वेता एकदम से उठ जाती है और डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, प्लीज़ यहाँ पर नहीं, कहीं और चलिए, पर यहाँ पर नहीं, ये कॉलेज है, यहाँ पर ऐसे गंदे काम नहीं किए जाते, अब ऐसी जगह पर इतने गंदे काम कैसे कर सकते हो? ये सुनकर आहान उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता है, इट्स नॉट डर्ट इट्स फन। ये बोलकर प्रोफेसर आहान उसके और करीब आ जाते हैं और फिर उसे लेट देते हैं टेबल पर और फिर गुस्से में कहते हैं, बेबी गर्ल, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर, इतना कुछ करने के बाद भी मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तुम अपन बड़ी ही मर्जी से नहीं हो, तुम बोलो मत, तुम्हें सब कुछ अपनी मर्जी से करना है, मुझे तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना है और अगर तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है, अभी के अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ।
ये सुनने के साथ ही साथ वह डर से अपना हाथ जोड़ लेती और कहती है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं और कुछ नहीं कहने वाली हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर वह अपने बदन से अपने सारे कपड़े एक एक करके उतार कर साइड में रख देती है संभाल कर और फिर लेट जाती है, जिसे देखकर सामने वाला शैतान मुस्कुराता है और फिर अपना बेल्ट उतर कर साइड में रख देता है और उसके करीब आकर उसके पूरे बदन को अपने होठों से चूमने लगता है। और कुछ ही देर में पूरे केबिन में उसकी रोने की और आहें भरने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। अपनी शारीरिक खुशी को पूरा करने के बाद वह श्वेता के बदन को देखा है और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और अपने चेहरे को ऊपर करके गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वह अभी भी काफ़ी बिखरी हुई हालत में है, उसकी शर्ट के 2-3 बटन खुले हुए थे और उसका शूडॉल शरीर पूरी तरीके से पसीने में भीगा हुआ है। वह अपनी जेब से एक सिगार का पैकेट निकलता है और उसमें से एक सिगार निकालकर उसे जलता है और फिर उसकी कस भरने लगता है। वही श्वेता उठ के बैठ जाती है, अपने पेट में हाथ रखकर। उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, उसे उल्टी जैसा भी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अचानक नीचे उतर जाती है और वॉशरूम की तरफ भागती है और फिर काफ़ी उल्टी करती है। उसने जो कुछ भी खाया था सब कुछ निकल चुका था। वही उसकी आवाज़ सुनकर वह भी उसी हालत में वॉशरूम में आ जाता है और फिर उसके कलाई को पकड़ के उसके चेहरे को देखा है जो पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ चुका है और वो फील करता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा ही जोर आजमा लिया है। उसे इतना ज़्यादा जोर नहीं आजमाना चाहिए था। उसे इस लड़की को मारना नहीं है, अपना शारीरिक खुशी लेना है। इससे मारना तो वह बिल्कुल नहीं चाहता है। इस लड़की को ना तो इस लड़की से उसकी कोई दुश्मनी है, बस अपनी शारीरिक खुशी चाहता है इस लड़की से। और सबसे बड़ी बात ये भी काफ़ी छोटी है, सिर्फ 18 साल की है और इसका बॉडी अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है ये सब बर्दाश्त करने के लिए। वह तो जब वह इसके साथ फिजिकल हो रहा था तभी उसे पता चल गया था, क्योंकि पहली बार में उसे खुद को भी काफ़ी मुश्किल हुआ था और तकलीफ भी हुआ था। फिर से वह उल्टी करने लगती है, जिसे देखकर उसके पीठ को थपथपाता है और कहता है, बेबी गर्ल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, ठीक हो जाओगी तुम। मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है, बस मैं अपनी खुशी चाहता हूँ तुमसे। ये बोलकर वह उसे वॉश बेसिन के पास लेकर जाता है। उसके बाद श्वेता अपने चेहरे पर पानी के चींटे मरती है और थोड़ा पानी से गार्गिल करती है। आहान उसे क्लीन करता है और खुद ही उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। अभी उसने आहान का ब्लेजर पहन कर रखा था, फिर वहाँ उसे उसके कपड़ों को देता है जो उसने सलीके से साइड में रख दिए थे। वह पहन लेती है अपने कपड़ों को और फिर इस टेबल पर लेट जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसके बॉडी में अब इतना जान नहीं है कि वह हिल तक पाए यहाँ से। पहली बार जब आहान और उसका संगम हुआ था वह पूरे 4 दिन तक उठ नहीं पाई थी बेड से, और इस बार का तो और भी ज़्यादा खतरनाक लगा और न जाने कब तक वह हिल तक का नहीं पाएगी और कितने दिन वह कॉलेज नहीं आ पाएगी। वही यह सब सोचते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टूटकर नीचे गिरता है। वही प्रोफेसर आहान शैतान की तरह अपने सीट पर आकर बैठते हैं, पैरों के ऊपर पैर रखकर, और फिर उसके पूरे बॉडी को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा पनिशमेंट अभी बाकी है, तुम्हें होमवर्क भी काफ़ी मिलने वाला है, पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। क्या पता अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती तो लाइफ टाइम के लिए तुम्हें लोगों का बिस्तर ही गर्म करना पड़े। मेरा क्या है, 2 दिन बाद तुम्हारे ऊपर से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, 10 साल, कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा। तब क्या करोगी, दूसरों के पास सज जाओगी। तो इसलिए पढ़ाई पर भी थोड़ा फोकस करो, आज मैंने देखा कितनी ज़्यादा खराब हो तुम पढ़ाई में। ये बोलकर आहान उठकर उसके करीब आता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने गोद में बिठा लेता है और उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज़ में कहता है, सुनो तुम घर जाकर आराम करना, 2 दिन कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हालत देखकर ही पता चल रहा है कि तुम आज रात नहीं आ पाऊंगी, मैं मैनेज कर लूँगा, अब इतना तो बेदर्द नहीं हूँ मैं तुम्हारी ऐसी हालत में भी तुम्हारे साथ फिजिकल हो जाओ। ये सुनकर श्वेता अपनी भारी हो चुकी पलकों को मुश्किलों से खोलकर उसे शैतान को देखते हैं जो कह रहा था वह बेदर्द नहीं है, तो ये सब क्या था, एक शैतान खुद को निर्दोष कह रहा है, वाकई में यह अच्छा मजाक है। श्वेता के दिल में यह आता है, फिर वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है और कब उसकी भारी हो चुकी पलकें नींद में गुम हो जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। श्वेता धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है और उसे पता चलता है वह अपने हॉस्टल में है। वह हैरानी से सामने बैठी दिया को देखती है जो लूडो खेल रही थी नव्या के साथ, वही आयशा कप नूडल्स बना रही थी, जिसे देखकर वह हैरानी से कहती है, मैं यहाँ पर कैसे आए। ये सुनकर दिया उसका मजाक बनाते हुए कहती है, डर की वजह से बेहोश हो गई थी प्रोफेसर के सामने और पनिशमेंट भी तुम्हें नहीं मिल पाया, फिर प्रोफेसर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे और फिर हॉस्पिटल से वही तुम्हें यहाँ पर देकर गए हैं। सच में उतने भी बुरे नहीं है वह, हाँ काफ़ी अच्छे हैं, पर शुक्र है इस बात का है कि तुमने पेंट गीली नहीं किया है उसके सामने, मुझे तो लगा था कर दोगे। ये सुनकर आयशा गुस्से से कहती है, तुम बार बार क्यों ऐसे बोलती रहती हो, हम सब बचपन के दोस्त हैं और तुम बार बार बस उसे ऐसे बात करते हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बोलकर आयशा उसे दवाएं और पानी देते हुए कहती है, ये प्रोफेसर ने दिया है, टाइम से खा लेना। ये बोलकर वह उसके हिस्से का कप नूडल्स उसे देकर खुद के हिस्से का कप नूडल खाने लगती है।
वही काफी ज्यादा दर्द हो रहा था अभी भी श्वेता को, पर भूख भी उसे काफी लगा है। भूख की वजह से वह दवाई खाकर नूडल भी खा जाती है और उसके बाद बेड पर लेट जाती है और सोचने लगती है कितनी खूबसूरत थी उसकी जिंदगी, वह बिल्कुल राजकुमारी थी और कितना प्यार मिलता था, वह अपने पापा के आंखों का तारा थी। वह अगर उसे छोटी सी चोट भी आ जाए तो पूरे घर में तहलका मच जाता था क्योंकि वह अपने पापा की राजकुमारी थी। ये सब सोचते हुए वह अपने बैग से एक तस्वीर निकलती है और उसके बाद उसे तस्वीर को ध्यान से देखने लगती है। उसमें एक आदमी और एक औरत और उनके बीच में खूबसूरत लड़की और एक लड़का था। एक फैमिली पिक्चर है जो श्वेता की फैमिली पिक्चर है। इसमें उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई था। उसका भाई दोस्त से छोटा है और काफी शैताना और नटखट है। इस तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खूबसूरत से पैलेस में, ये पैलेस और किसी का नहीं आहान सिंघानिया का है। आहान जो कि अपने कमरे में अपनी सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ कर रहा था, पर थोड़ी देर में वह लैपटॉप को उठाकर नीचे पटक देता है और फिर अपनी जेब से सिगार का पैकेट निकालकर सिगरेट जलाकर उसके कष्ट भरने लगता है। पर फिर भी कुछ नहीं होता। वह गुस्से से अपने बालों को पकड़ लेता है और दांत पीसकर कहता है, उसके बारे में सोचने के साथ ही साथ मुझे उसकी ज़रूरत महसूस हो रहा है और आज कुछ घंटे पहले ही उसे छोड़कर आया हूँ। उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और अगर फिर से ऐसा करता हूँ तो वह मर जाएगी। पर काफ़ी देर तक खुद को कंट्रोल करने के बाद जब उसे नहीं होता वह अपना फ़ोन उठा लेता है। वही श्वेता जो फ़ोन में फेसबुक देख रही थी, अचानक एक जाना पहचाना नंबर उसे दिखता है जिससे कॉल आ रहा है। वह डर जाती है और फ़ोन को देखने लगती है। वही आयशा अपनी किताब को रखकर श्वेता को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? ये सुनकर श्वेता अपने फ़ोन को अपने सीने के पास रखकर थोड़ी डरते हुए कहती है, कुछ नहीं बोलकर वह बैल्कनी के पास चली जाती है और कॉल को उठा लेती है। पर कुछ नहीं बोलती। उस पार भी एक खामोशी छाया हुआ था और इस बार भी तभी खामोशी को तोड़ते हुए वह अपनी आवाज़ को कठोर रख करके कहते हैं, मुझे फिर से तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ और पावरफुल दवाई खा लेना, इससे तुम्हारा सारा पेन कम हो जाएगा कुछ मिनट में। ये सुनकर श्वेता फ़ोन को देखती है और कुछ कहने ही वाली थी कि उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वह जो बोलने वाली थी उसे न बोलकर बस इतना कहती है, ठीक है मैं आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। ये बोलकर वह फ़ोन काट देती है। तभी आयशा उसके कंधे पर हाथ रखती है और हैरान होकर कहती है, क्या हुआ, किससे बात कर रही थी और कहाँ जाने वाली थी तू आधे घंटे में? ये सुनकर श्वेता थोड़ी घबराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वह बस मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया था, वह मुझसे मिलना चाहता है और मैं उससे मिलने जाने वाली हूँ। मैंने बताया था ना तुम्हें, वही 1 हफ्ते पहले मेरा बॉयफ्रेंड। ये सुनकर आयशा मुस्कुराकर कहती है, चलो अच्छा है, तुझे भी थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, हर वक्त खुद को कैद करके नहीं रखना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे हिस्से का असाइनमेंट बना लूंगी, तुम एंजॉय करो। ये सुनकर श्वेता जबरदस्ती मुस्कुराती है और फिर ऐसे ही जाने लगती है और उसे ऐसे जाता देखकर आयशा उसे पकड़ के कहती है, अरे तू ऐसे कैसे जाएगी, तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी ना, थोड़ा सज धज ले। ये सुनकर श्वेता की आंखें नम हो जाता है, कहाँ हो किस मजबूरी में फंस कर जा रही थी और अब उसे सज धज कर भी जाना है उसे शैतान के पास। बिना सज धज के जाए वह शैतान जो करता है उसके साथ, तो फिर अगर वह सज धज कर जाती है तो वह शैतान क्या करेगा उसके साथ? तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या हुआ था श्वेता के अतीत में कि इतनी मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ रहा है? क्या श्वेता एक मजबूरी से कभी खुद को निकल पाएगी या उलझ कर रह जाएगी अपनी छोटी सी उम्र में? और क्यों प्रोफेसर आहान श्वेता के साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या होगा जब श्वेता प्रोफेसर आहान के पास जाएगी? क्या आहान फिर से अपनी शारीरिक खुशियों को पूरा करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। श्वेता खुद को आईने में देख रही थी, वह खुद को पहचान नहीं पा रही थी। वह थी बेहद ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल परी जैसी, पर अब वह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है। उसके बालों को हल्का कर्ल कर दिया है आयशा ने और होठों में डार्क रेड लिपस्टिक और एक खूबसूरत रेड फ्रॉक घेर वाला जो उसके थाई तक है, और फिर हल्का मेकअप, इसमें ही वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे थोड़ा घबराहट हो रहा है। वही आयशा उसकी नज़र उतार कर कहती है, देखो तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें देखकर बस देखता ही रह जाएगा, अपना होश खो बैठेगा, वह फिर से नए तरीके से तुम्हारे प्यार में गिरेगा। ये सुनकर श्वेता बस जबरदस्ती मुस्कुराती है और फिर नीचे आ जाती है हॉस्टल से और सामने के बड़े गेट को देखते हैं जो अभी खुला है और 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि 9 बजे बंद हो जाता है उनके हॉस्टल का गेट और अभी 8 बजे बज रहे हैं। जिसे देखकर श्वेता अपने हाथों को मारते हुए कहती है, ऐसा तुम संभाल लेना, शायद मैं आज वापस न लौट आऊं, कल सुबह आ जाऊंगी। ये सुनकर आयशा मुस्कुरा कर कहती है, कोई ना यार, मैं भी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती रहती हूँ, तुम भी जाओ एंजॉय करो। तभी आयशा का फ़ोन बजता है और वह कॉल उठाकर कहती है, अरे देखो उसका नाम लिया, कॉल आ गया उसका, चलो तुम जो, मैं भी उससे थोड़ा बात कर लेती हूँ। ये बोलकर आयशा वहाँ से चली जाती है। वहीं गेट के सामने एक सफ़ेद चमचमाती हुई काफ़ी रॉयल गाड़ी खड़ा है। वह चुपचाप उस गाड़ी के पास जाकर बैठ जाती है उस गाड़ी में और गाड़ी वहाँ से निकल पड़ता है। आधे घंटे बाद
आहान अपने हाथों को फोल्ड करके बैठा हुआ था, अपना सर अपने हाथ में रखकर। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और फिर बंद भी हो जाता है। वह सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखता है और बस देखता ही रह जाता है। वह तो अपनी पलकें तक झपकना भूल गया था। वही श्वेता अपने सर को नीचे झुकाकर डरते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वही श्वेता को अपने करीब महसूस करके वह एकदम से उसके पैरों को पकड़ के खींचकर उसे अपने गोद में बिठा लेता है और उसके थाई पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम ही ऐसे मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। ये बोलकर वह श्वेता की कमर को सहलाने लगता है। वही श्वेता कसकर उसके शर्ट को पकड़ लेती और अपनी आंखों को बंद करके डरते हुए कहती है, आयशा ने जबरदस्ती मुझे सजाया है, मैंने उससे झूठ बोल दिया था, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। वही ईमानदारी से सच बता देती है। वैसे ही वह काफ़ी बड़े बड़े झूठ पहले ही बोल चुकी थी अपने मम्मी से और वह झूठ नहीं बोल सकती है किसी से भी। वही उसकी ईमानदारी वाली बात सुनकर उसके होठों को छूते हुए कहता है, तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं बताना चाहिए था, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुनकर श्वेता अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखती है और कहती है, हाँ मुझे पता है, पर मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आया मुझे और झूठ नहीं बोला जाएगा, पर फिर भी मैं झूठ बोल दिया। ये बोलते हुए वह लगभग रोने ही वाली थी, तभी उसके मुंह पर हाथ रख देता है आहान और अपने होठों पर उंगली रखकर कहता है, शूश कुछ मत तब बोलो और बिल्कुल रोना मत। ये बोलकर आहान श्वेता को सोफे पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों को चूमने लगता है। वह बस श्वेता के होठों को चूम नहीं रहा था, श्वेता को पूरी तरीके से टच कर रहा था, उसके बदन की हर एक कोने को अपने गर्म हाथों से छू रहा था। वही उसके ऐसा करने से श्वेता के पूरे तन बदन में सिहरन खिल जाता है। एक तो कुछ घंटे पहले ही इस शैतान ने उसके साथ कितना कुछ किया था और आप फिर से वह इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वही आहान काफी देर तक उसके होठों को चूमता है और उसके बाद एकदम से उसे अपनी बाहों में उठाकर बैग पर लेकर जाता है और उसे उसी बैग पर लेटा देता है जहां पर श्वेता ने अपनी वर्जिनिटी खोई थी। उस बैग को देखकर वह दर्द से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसे पता है अब क्या होने वाला है, शायद वो आज मर ही जाएगी। वही एक बस छोटी सी लड़की है जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया था। वही कुछ ही दिन में दोनों के ही कपड़े नीचे गिरे हुए थे और श्वेता की दर्द भारी आहे पूरे कमरे में सुनाई दे रहा था। अंडस्को 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 अंडस्को। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल, एक औरत एक प्यारी सी बच्ची का हाथ पकड़ के उसके हाथ को चूम कर कहती है, बच्चा सब ठीक हो जाएगा, दीदी है ना, मम्मी है ना, सब ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सुनकर वह बच्चा डरी हुई आवाज में कहता है, मम्मी मम्मी मुझे लगता है पापा मुझे बुला रहे हैं और बहुत जल्दी वो मुझे लेने आएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं कैसे रह पाऊंगा पापा के साथ, मुझे तो आपके साथ रहना बहुत पसंद है और मैं ना सपने में पापा को देखा, वह मुझे बुला रहे हैं अपने पास। ये सुनकर उसे औरत की आंखों में आंसू आ जाता है और वह जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते, हम हैं ना, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये बोलकर वह अपने आंसुओं को साफ करती है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर वह औरत डॉक्टर के साथ बाहर आ जाती है और वह डॉक्टर सीरियस होकर कहता है, दूसरा किडनी खराब होने के मुकाम पर है, अगर जल्दी से ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो। ये बोलकर वह चुप हो जाते हैं। वहीं उनकी बातें सुनकर वह औरत घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, हम जल्दी कुछ करेंगे, और ऑपरेशन कब तक होना है। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं, बस 1 हफ्ते के अंदर ही अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए आप जल्दी से पैसे जमा करवा दीजिए, डोनर भी हमें मिल चुका है बहुत ही किस्मत से। ये सुनकर वह हाँ कहती है और जल्दी से बाहर आ जाती है और रोते हुए अपने फ़ोन को देखते हैं और एक नंबर डायल करती है। वहीं दूसरी तरफ आहान की बाहों में लेती है श्वेता आहें भर रही थी और उसकी आहें सुनकर आहान और भी ज्यादा उत्तेजित हो रहा था और उसे और भी पागलों की तरह फोर्स करने लगता है। वही टेबल पर रखा हुआ श्वेता का फोन बजने लगता है। देखकर श्वेता आहान के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर आहान तो बिल्कुल रोकने के मूड में नहीं है। आहान पूरी तरीके से अपने शारीरिक खुशी में खोया हुआ था। वही श्वेता दर्द से अपने हाथ को बढ़ने लगती है, पर आहान अपने बड़े से हाथ से उसके छोटे से हाथ को पकड़ के ब्लॉक कर देता है और उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है। श्वेता परेशान होकर कहती है, प्लीज कॉल आया है, मैं उठा लेती हूँ। आहान बिल्कुल उसकी बातें नहीं सुनता, वह तो जो कर रहा था उसे कंटिन्यू रखता है और उल्टा उसके होठों को भी ब्लॉक कर देता है अपने होठों से। और जब तक वह पूरी तरीके से अपनी शारीरिक खुशी को पूरा नहीं कर लेता तब तक वह बिल्कुल नहीं छोड़ता श्वेता को। वही श्वेता की हालत अब बहुत खराब हो चुका है, अब शायद वह बिस्तर से उठ नहीं पाएगी। वही आहान जब पूरी तरीके से संतोष हो जाता है वह उठकर उसके बगल में बैठ जाता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वही श्वेता अपने आंसू भरी आंखों से आहान को देखती है और फिर बहुत ही मुश्किलों से अपना हाथ बढ़ाकर अपना फ़ोन हाथ में लेती है। देखती है तो उसकी मम्मी ने कॉल किया था। वह डर जाती है, जल्दी से कॉल बैक करती है और तुरंत उसे तरफ से उठा लिया जाता है और गुस्से भरी आवाज़ आता है, तू कहाँ चली गई थी, तुझे पता है ना डॉक्टर ने क्या बोला है, उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो। ये बोलते हुए वह रोने लगती है। वहीं उनकी बातें सुनकर श्वेता को भी बहुत डर लग जाता है और वह भी रोने लगती है।
वही आहान श्वेता को रोता देखकर उसके करीब जाकर उसे अपने गले लगा लेता है। वही आहान को ऐसा करता देखकर श्वेता घबरा जाती है, जिसे देखकर उसके हाथ से फोन लेने की कोशिश करता है, पर श्वेता जल्दी से फोन को काट देती है और आहान को खुद से दूर हटाने की कोशिश करती है। पर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह आहान को गले लगा लेती है और उसके गोद में अच्छे से बैठ जाती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। ये सुनकर आहान अपने गर्म हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ बोलो ना। श्वेता थोड़ी डरते हुए कहती है, मुझे 20 लाख चाहिए अभी। ये सुनकर आहान, जो कि काफी खुश लग रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम शर्द हो जाते हैं। अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी खतरनाक है और उसकी पकड़ भी श्वेता की कमर पर कसने लगता है। वही श्वेता दर्द से उसके हाथ को अपने कमर से दूर करने की कोशिश करती है। वही उसे ऐसा करता देखकर आहान अपने आवाज को सख्त करके पूछता है, तुम्हें इतने सारे पैसे अभी क्यों चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर श्वेता जल्दी से अपनी आंखों को बंद करके एक सांस में कह देती है, आपको उससे क्या, आपको जो चाहिए आपको मिल रहा है ना, और मिलता रहेगा, और वैसे भी यह सारी चीज़ मैं पैसों की वजह से कर रही हूँ, इसलिए मुझे अभी चाहिए पैसे, आप मुझे अभी दे दीजिए, मुझे अपने अकाउंट में अभी पैसे चाहिए, दीजिए। ये सुनकर आहान गुस्से से उसे देखता है। आहान की आंखें अब लाल हो चुका है, अब वह बिल्कुल स्वीट नहीं लग रहा था, वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगले ही पल वह श्वेता को काफी जोर से बिस्तर पर धक्का देता है। वही श्वेता को बेहद ज्यादा दर्द हो रहा है और अब फिर से यह आदमी ऐसा कर रहा है। अगले ही पल आहान श्वेता के होठों पर अपना होंठ रखकर उसे चूमने लगता है और अब वह चूम नहीं रहा था, वह अपने दांतों से श्वेता के होठों को काट रहा था बहुत ही जोर जोर से, और उसके बाद उसके होठों को छोड़कर उसके पूरे बदन को अपने दांतों से काटने लगता है और नाखूनों से खरोचने लगता है, जैसे वह आज मार डालेगा श्वेता को। वही श्वेता दर्द से अपनी आंखों को बंद करके बस लेटी हुई थी। उसके लिए ये रात बहुत ज्यादा दर्दनाक है। उसे तो ये लग रहा था पहली बार तो बहुत प्यार से ही बिहेव किया था इस आदमी ने, और दूसरी बार भी, और तीसरी बार उसे असली दर्द महसूस हो रहा था। पता चल रहा था कि नरक यातना किसे कहते हैं। वह बहुत ज्यादा रो रही थी, उसकी दर्द भरी चिखह आहान के कान में आ रहा था, वैसे वैसे आहान को सुकून मिल रहा था। पूरी रात वह बिल्कुल भी नहीं छोड़ता श्वेता को। वही श्वेता पहले ही काफी बुरी हालत में थी और अब उसकी हालत इतना खराब हो चुका है कि उसकी सांसें धीमी हो चुकी है और वह बेहोशी की हालत में चली गई है, पर बेहोशी भी नहीं आ रहा है उसे। वह बेहोश होना चाहती है पर उसे बेहोशी नहीं आ रहा है। सुबह के 5 बजे जब आहान का गुस्सा पूरी तरीके से शांत होता है, वह एकदम से हट जाता है श्वेता के ऊपर से और फिर बिना उसकी तरफ देखे अपने फोन को हाथ में ले लेता है और कुछ करता है और फिर फोन को साइड में फेंक कर वॉशरूम चला जाता है। वही श्वेता के फोन में एक मैसेज आता है और वह अपने अधखुली आंखों से फोन को देखते हैं और फिर अपने फोन को हाथ में ले लेती है और मैसेज देखती है। उसके अकाउंट में 30 लाख रुपए आ चुके हैं। उसमें 20 मांगा था पर इसने 30 लाख दे दिए। वाकई में यह आदमी काफी ज्यादा अमीर है। पैसे देखकर एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने कांपते हुए हाथों से फोन में कुछ करती है और फिर फोन को साइड में रखकर सीलिंग को देखने लगती है। हे दोस्तों, बीच में रुकावट के लिए माफ कीजिए, बस एक जरूरी जानकारी शेयर करनी थी। इस कहानी के आगे के सभी भाग और मेरे बाकी चैनलों की कहानियां आपको टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर मिल जाएंगी। इस स्टोरी के आगे के पार्ट्स पहले ही अपलोड हो चुके हैं और आगे भी लगातार नए पार्ट्स आते रहते हैं। वहां पर आपको 600 जोड़ कहानियां और उनके सभी पार्ट्स भी मिलेंगे, जिन्हें आप कभी भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ज्वाइन करने के बाद पिन किया हुआ मैसेज जरूर देख लें। हॉस्पिटल। औरत अपने सर पर हाथ रखकर रो रही थी, तभी उनके फोन में मैसेज नोटिफिकेशन बेल बजाता है और वह फोन चेक करती है तो उनके अकाउंट में 20 लाख आ चुके थे। वह हैरान हो गई थी इसे देखकर और तभी उन्हें एक मैसेज देखता है जो श्वेता ने किया था और वहां पर लिखा था, मैंने 1 हफ्ते पहले जहां पर मैं जॉब करती हूं पार्ट टाइम जॉब, वहां पर लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे मिल गया। जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और फिर श्वेता को कॉल करने लगती है पर वह कॉल नहीं उठाती। इससे वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वही श्वेता बेहोश हो चुकी थी। इधर वॉशरूम में आहान शावर को ऑन करके उसके नीचे खड़ा था और अपने दोनों हाथों को वह दीवार पर रखकर खड़ा था। आंखें उसने बंद करके रखे थे। उसके चेहरे को देखकर ही पता चल सकता है वह बिल्कुल खुश नहीं है। तभी वह खुद से बात करते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम अलग हो, मुझे कोई ऐसा मिला है जो मुझे खुश रखेगी, पर तुम भी बहुत नीचे गिरी हुई निकली। मैं कैसे भूल सकता हूँ, पैसों के लिए तो तुम मेरे बिस्तर पर आए हो और अगर कोई और तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे दे दे तो तुम उसके बिस्तर पर चली जाओगी। ये बोलकर वह गुस्से से दीवार पर एक मुक्का मारता है और काफी बार ऐसा ही करता है। इससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है पर उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। कल रात जो उसने श्वेता के साथ किया उससे वह खुद भी खुश नहीं है, ना तो उसे वो खुशी मिली जो उसे पहली और दूसरी बार मिला था। जब उसने श्वेता के साथ जबरदस्ती किया था तब वह खुद भी बिल्कुल खुश नहीं था, ना तो उसे संतोषी मिल रहा था। और खुश तो वह तब होगा जब वह दोनों प्यार से एक दूसरे के करीब आएंगे। वह प्यार होगा, वह दोनों एक साथ खुशी खुशी एक दूसरे को खुद को सौंपेंगे।
पर कल श्वेता ने काफी गुस्सा दिला दिया और एक तरह से यह सही हुआ, वरना वह श्वेता के प्यार में गिरने से खुद को बचा नहीं पाता। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्यों इतना नफरत करता है आहान लड़कियों से, और किस वजह से आहान ने इतना गलत किया है श्वेता के साथ? और क्या क्या कभी आहान को पता चलने वाला है श्वेता की मजबूरियों के बारे में? क्यों श्वेता ऐसा कर रही है, और इतने अच्छे बैकग्राउंड से होने के बाद भी क्यों श्वेता को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? उसे खुद के जिस्म का सौदा क्यों करना पड़ा, वह भी अपने 18 साल की छोटी सी उम्र में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे प्रिय पाठक। आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार, चुंबन का चिन्ह। ऐसे ही मेरे साथ रहना और आज कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का चैप्टर। आप लोग बस अगला चैप्टर 2 या फिर नाइस चैप्टर ऐसे कमेंट कर दे तो जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इससे क्या ही पता चलेगा, इसलिए कुछ बड़ा कमेंट करो अच्छा सा। और इस कहानी के अपडेट को पाने के लिए मेरे प्रोफाइल में जाकर मुझे फॉलो कर लो, ताकि जब भी मैं इस कहानी के नए भाग को अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मेरी तरफ से सबको एडवांस में ही शुभ सरस्वती पूजा। उद्धरण चिन्ह। घंटे बाद आहान वॉशरूम से बाहर निकलता है। वह अपने बालों को टॉवल से पूछते हुए बाहर आया था। उसने बस अपना ब्लैक ट्राउजर पहन के रखा है, पर बॉडी पर उसने कुछ नहीं पहना हुआ है। उसके बाद टॉवल को वह साइड में रख देता है और आईने के सामने आकर खुद को आईने में देखता है। तभी उसे पीछे बिस्तर पर बहुत ही बुरी हालत में लेटी लड़की देख जाता है। वह अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और एक गहरी सांस लेकर बेड की तरफ चला जाता है और फिर अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर खुद बाहर चला जाता है। उसने अभी भी अपने आप पर बॉडी पर कुछ नहीं पहन कर रखा है। बाहर आकर वह लिविंग रूम के बड़े से सोफे में बैठ जाता है, अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर, और एक में जाकर टेबल पर कॉफी रखकर चली जाती है और वह कॉफी का कप उठा लेता है। अभी सुबह के 9 बजे बज रहे थे। तभी उसके कान में किसी के कदमों की आहट आता है और वह सामने मुड़कर देखा है, सामने एक आदमी खड़ा था। वह आदमी कुछ फाइल रखते हुए कहता है, आज आपको निकलना है बेंगलुरु के लिए, वहां पर आपका जरूरी मीटिंग है, आपको याद है ना सर? ये सुनकर आहान उन फाइलों को ध्यान से देखा है और कहता है, यस आई रिमेंबर। ये बोलकर वह कॉफी पीने लगता है। दोपहर के 2 बजे रहे थे और अब जाकर श्वेता अपनी आंखों को खोलती है। उसे दर्द तो अभी भी हो रहा है, पर उसे काफी अच्छा भी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे काफी अच्छे से क्लीन करके उसके जख्मों पर दवाई लगा दिया है। यह महसूस करके वह खुद के हालात को देखते हैं। उसने अभी एक वाइट फ्रॉक पहन के रखा है और उसके बाल हल्के गीले थे और उसके जख्मों पर मरहम भी लगाया गया था। पर ऐसा कौन कर सकता है? क्या आहान ऐसा किया है या किसी और ने? नहीं, उस दानव से उम्मीद क्या ही किया जा सकता है, वह ऐसा कर ही नहीं सकता है, शायद किसी मेड ने किया होगा। ये सोचकर वह अच्छे से उठकर बैठ जाती है और पास में रखा हुआ अपना फ़ोन हाथ में लेती है। देखते हैं तो उसकी मम्मी ने काफ़ी सारा कॉल किया था उसे। वह परेशान हो जाती है और कॉल बैक करती है मम्मी को। तभी उस तरफ से उसकी मम्मी की गुस्सा और चिंता से भरी आवाज़ आता है, कहाँ चली गई थी तू? कब से कॉल कर रही हूँ मैं, क्या एक बार के लिए उठाने का मन नहीं कर रहा था क्या? ये सुनकर श्वेता सोचने लगती है कि वह कैसे मुश्किल में पड़ चुकी थी, कितना दर्द हुआ था उसे दानव ने उसके साथ कितना कुछ किया, और ऐसे हालात में वह कैसे किसी का कॉल उठा सकती थी। ये सोचने के साथ ही साथ वह बहुत ही मुश्किलों से खुद को कंट्रोल करके कहती है, मम्मी मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, आपको समझना चाहिए मैं कॉलेज के साथ साथ काम भी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, तो मैं कैसे फ़ोन को उठा सकती हूँ, और पैसों का इंतजाम भी तो हो गया है ना। ये सुनकर उसकी मम्मी अपने फ़ोन को देखते हैं और अपने आंसू साफ करके कहती है, जिस दिन तू माँ बनेगी तुझे समझ आएगा, एक माँ का दर्द तुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ होता है। एक माँ का मन है मेरा, एक माँ क्या अपनी बेटी की खोज भी नहीं ले सकती है? वह ठीक है कि नहीं, क्या कर रही है, खाया पिया है कि नहीं? ये सुनकर श्वेता को एहसास होता है कि उसे अपनी मम्मी पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर उसका मन कर कह रहा था मम्मी से यह बात बोल दे, अपने दिल को हल्का कर ले। माँ मैं बहुत दर्द और तकलीफ में हूँ और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, मुझे घिन आ रहा है, नफरत आ रहा है, सारी बातें सोचने के साथ ही साथ मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है, इतना घिन आ रहा है अपने शरीर से। वह अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, कोई बात नहीं मम्मी, आप भाई का ख्याल रखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं खाना भी खा लिया है और काफ़ी कम था ना, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाए, मेरे पास था नहीं बताना, और अब मैं फिर से जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना और जितना हो सके ऑपरेशन शुरू कर देना, ठीक है ना। ये सुनकर उसकी मम्मी भी अब थोड़ी नॉर्मल होकर कहती है, हाँ अपना ख्याल रख लेना, पर बेटा पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि तू बहुत तकलीफ में, मुझे ना बहुत डर लग रहा है तेरे लिए, मुझे लग नहीं रहा है कि तू वहाँ पर खुश है, ऐसा लग रहा है बहुत मुसीबत में है तू। ये सुनकर श्वेता के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और वह अपने आंखों पर हाथ रख लेती है। वह सच में बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। एक माँ का मन है, एक माँ तो जरूर जान जाएगी कि उसकी बेटी तकलीफ में है, कुछ नहीं है, दर्द में है, और यही हो रहा था श्वेता का साथ, पर यह सब वह अपनी मम्मी को नहीं बता सकती थी। फ़ोन को फिर से अपने हाथ में लेकर मुस्कुराने की कोशिश करके कहती है, माँ फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, अभी ना फ़ोन रखो आप, मुझे और काम है, आप भी भाई के पास जाओ और जब ऑपरेशन का डेट फिक्स हो जाए मुझे बता देना।
ये बोलकर वह फोन को साइड में रख देती है। तभी एक मेड आकर टेबल पर उसका खाना रखकर बाहर चली जाती है। वह खाने को देखते ही उसे भूख लगा था, पर उसे बहुत ज्यादा घेन आ रहा था और खाने का मन भी नहीं कर रहा है। यहाँ से वह यहाँ पर नहीं खाएगी। ये सोचकर वह जल्दी से उठकर अपना पर्स और अपना फोन ले लेती है और फिर धीमे कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगती है। दर्द के मारे वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसे अब अपनी परवाह नहीं है। वह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और फिर सीढ़ियों से उतरने लगते हैं। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए वह ठीक से उतर भी नहीं पा रही थी, पर जैसे तैसे करके वह उतर जाती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। उसके फ़ोन में एक नाम फ्लैश हो रहा था, अंजलि गुप्ता। वह जल्दी से फ़ोन को उठा लेती है और उस पार से एक औरत की पर थोड़ी कठोर आवाज़ आता है, तुम कहाँ हो? क्या तुम आ सकती हो अभी इस टाइम पर होटल में? ये सुनकर वह टाइम देखी है और कहती है, ओके मैं अभी आ रही हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद वह ऑटो से उतरती है एक बड़े से होटल के सामने जो था। तो होटल पर इसके पीछे क्या चलता है ये बस वहाँ पर रहने वाले लोग और काम करने वाले लोग जानते हैं। वह अंदर चली जाती है और फिर लिफ्ट से 22 फ्लोर पर चली जाती। वह दरवाजा खोलकर अंदर आती है और तभी एक लड़की से टकरा जाती है। वह लड़की काफी जल्दी में लग रही थी। इधर श्वेता को देखकर वह लड़की कहती है, श्वेता जल्दी से, जो तुम्हें बुला रही है अंजलि दी। ये सुनकर वह हाँ कहती है और फिर धीमे कदमों से अंदर आ जाती है। यह एक रूम है और उसी रूम में एक खूबसूरत सोफे पर एक औरत बैठी हुई थी जिसके हाथ में कॉफी का मग है। श्वेता को देखकर वह औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें पता है आहान का कॉल आया था। वह काफी खुश है तुमसे, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आहान ने खुद कॉल किया था। श्वेता चुपचाप सोफे पर आकर बैठ जाती है, अपना सर नीचे झुकाकर। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देखकर अंजलि को अपने दिल में काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, अजीब सा। और अंजलि उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, पर क्या करें, मजबूरी ही ऐसी है। पर तुम्हारे इतनी बड़ी क्या मजबूरी है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इतनी छोटी सी बच्ची तो हो तुम, प्यारी सी उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर श्वेता अपनी आंखों को उठाकर उन्हें देखते और अपने हाथों को मलने लगती है और कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, मुझे मर जाने का मन कर रहा है, बहुत घिन आ रहा है अपने ही शरीर से, मन कर रहा है इस शरीर को आग में जला दूं। ये सुनकर अंजलि गुप्ता उसके आंसू साफ करके कहती है, रोना बंद करो, रोने से क्या होगा, इन जैसे अमीर आदमियों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आंसुओं से, इन्हें बस अपनी मनमानी करना होता है और जैसा ये चाहते हैं, अगर वैसा नहीं हुआ तो ये लोग और टॉर्चर करने लग जाते हैं। और तू तो इतनी छोटी सी है, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, पर क्या करूं, तुझे इतने सारे पैसे चाहिए थे और उनके अलावा कोई था ही नहीं जो इतने सारे पैसे दे दे। तुम्हें पता है ना वह कौन है? वह बस एक प्रोफेसर नहीं है, वह एक माफिया है। उनके पास इतने पैसे हैं जितने हमने 100 जन्मों में भी न ही देखा है। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और अंजलि को देखने लगती है। इधर अंजलि उसे हैरान होता देखकर कहती है, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्यों लड़की की जरूरत पड़ा, उन्हें तो लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और तुम वह पहली लड़की हो उनकी जिंदगी में। पर इतना पता है, इस खूबसूरत चेहरे के पीछे खतरनाक शैतान छुपा हुआ है, वह काफी खतरनाक है और बहुत ज्यादा बेदर्द है। ये तेरी हालत देखकर ही पता चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, मुझे समझ नहीं आ रहा बच्ची, तू 1 साल तक कैसे उसे बर्दाश्त करेगी? ये सुनकर श्वेता अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर हिम्मत के साथ कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगी और उनका हैवानियत में देख चुकी हूँ, से ज्यादा नीचे कितना ही गिरेंगे, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना आगे भी रहूंगी। ये है अंजलि गुप्ता जो चलाती थी इस प्रोस्टिट्यूशन को, पर यहाँ पर लड़कियाँ अपनी मर्जी से आती थी, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया जाता है और यहाँ पर सारी ही लड़की के एक खराब बैकग्राउंड है, कर तो रहे थे वह सभी यह काम पर एक बहुत बड़ी मजबूरी है, पर कई लड़की ऐसी भी है जो खुद की मर्जी से भी यह सब करती है और अंजलि गुप्ता के थ्रू ही मिली थी श्वेता आहान से और पहली नज़र में श्वेता को पसंद कर लिया था आहान ने। फर्स्ट नाइट के बाद ही आहान 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था श्वेता से। श्वेता 1 साल तक उसके साथ रहेगी, उसके शारीरिक खुशियों को पूरा करेगी। वही अंजलि कॉफी का मग टेबल पर रखकर कहती है, पूछे कि नहीं मैं तुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये सुनकर श्वेता हैरानी से कहती है, ये तो पूछा ही नहीं, मैं आपने क्यों बोला है यहाँ पर माम? ये सुनकर अंजलि हंसते हुए कहती है, तुम्हें मुझे माम बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे दी बुलाना, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे तुम अपनी बड़ी बहन समझो, वैसे भी तुम्हारा भाई और तुम्हारे सारी चीज़ों के बारे में मुझे बता दिया है रूपल ने। ये सुनकर श्वेता हल्का मुस्कुराती है और कहती है, शायद वह नहीं होती तो आज शायद मैं अपने भाई को खो देती, आपकी बात हुई थी उनसे और अब आपको सब कुछ पता है। ये सुनकर अंजलि हंसते हुए कहती है, सच में तू एक छोटी बच्ची है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं पैसों का अरेंजमेंट करके तुझे दे देता सब और इतने गंदे काम में तुझे आने ही नहीं देती, पर क्या करूं, मुझे और भी काफ़ी सारी लड़कियों को पैसे देने पड़ते हैं, फिर हमें आश्रम भी तो चलाना पड़ता है ना, इसलिए मैं नहीं कर पाई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ तुम जैसी बच्चियों का जिंदगी बचा सकूं, पर मैं कितना ही करूँ, मेरे हाथ में जितना है मैं उतना करती हूँ।
अंजलि की बातें सुनकर श्वेता को पता चल रहा था अंजलि कितनी अच्छी है, पर उनकी बातों में एक अजीब सा दर्द झलक रहा था जो श्वेता को समझ आ रहा है। इसलिए श्वेता कुछ पूछने ही वाली थी उनसे, तभी श्वेता का फोन बजने लगता है। वह फोन चेक करती है तो यह उसी दानव का कॉल आया था। वह घबरा जाती है। वहीं उसे घबराता देखकर अंजलि पूछती है, क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? ये सुनकर वह परेशान होकर कहती है, उनका कॉल आया है। ये सुनकर अंजलि उसे कॉल उठाने को कहती है। वह भी जल्दी से कॉल उठा लेती है और उस पार से उसकी ठंडी और कठोर आवाज आता है, कहाँ हो तुम? श्वेता डरते हुए कहती है, जी वह अंजलि दीदी ने मुझे बुलाया था इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। ये सुनकर आहान दांत पीसकर कहता है, मना किया था ना वहां पर मत जाना, तो ऐसी क्या मजबूरी थी, वहां पर चली गई। वही फोन स्पीकर में था इसलिए अंजलि सब सुन पा रही थी। एकदम से अंजलि श्वेता के हाथ से फोन ले लेती है और खुद ही बात करते हुए कहती है, मैंने ही उसे बुलाया था, देखो तुमने उसे खरीदा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है। उसे इतना हक है वह अपनी मर्जी से कहीं जा सके आ सके, और मैंने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था और मुझे पता है वह खाना खाने की हालत में भी नहीं होगी इसलिए, और तुम तो उसका ख्याल रखने से रहे। ये सुनकर आहान गुस्से से अपना दांत पीस लेता है पर कुछ नहीं कहता अंजलि को, क्योंकि वह अंजलि की रिस्पेक्ट करता है और वह अंजलि को कुछ नहीं कहना चाहता है। पर उसने मन ही मन सोच लिया था वह अपनी बातों को न मानने का बदला तो लेकर रहेगा। श्वेता से छोड़ने वाला तो वह नहीं है, क्योंकि श्वेता ने उसकी बातें न मानकर और उसे बिना बोलकर वहां से चली गई थी। वह भी कहाँ पर, उसे होटल पर, जहां पर वह गंदे गंदे काम होते हैं। तो क्या होने वाला है इसके बाद? फिर से आहान टॉर्चर करने वाला है श्वेता को अपनी बात न मानने की वजह से। और क्या श्वेता फिर से सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी? क्या कभी श्वेता की मजबूरियों के बारे में आहान को पता चलेगा? और क्यों आहान नहीं श्वेता को खरीदा था? जानने के लिए पढ़ते रहिए। सब रेटिंग देना मत भूलना और अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो भी कर लेना। उद्धरण चिन्ह। होटल से निकलकर एक टैक्सी पकड़ के श्वेता आहान के पैलेस की तरफ निकल पड़ती है। पहुंचने में उसे काफी टाइम लग जाता है और उसे डर भी लग रहा था, पता नहीं आहान फिर से क्या करने वाला है उसके साथ। ये सोचकर ही डर लग रहा था उसे बहुत ज्यादा, पर वह अपने डर पर काबू करती है और फिर धीमे कदमों से पैलेस के अंदर आ जाती है। श्वेता। आहान गुस्से से अपने ही कमरे में इधर उधर टहल रहा था और श्वेता को सर झुकाकर अपने सामने देखकर बहुत जल्दी से उसके पास जाकर उसके दोनों कलाई को पकड़ के गुस्से से कहता है, इतनी देर तक तुम वहां पर थे? मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले कॉल किया था और मैंने मना किया था तुम वहां पर नहीं जाओगी। ये सुनकर श्वेता डरते हुए कहती है, सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये सुनकर उसके सफेद प्यारे मासूम से चेहरे को देखता है आहान। उसकी आंखों में आंसू थी, उसकी आंखें लाल हो चुका है, थकान और कमजोरी उसके चेहरे से ही झलक रहा है। वह अभी किसी मुरझाए हुए फूलों की तरह लग रही थी और शायद उसने अभी भी कुछ नहीं खाया है। हालांकि उसने इसके लिए खाना भिजवा दिया था, पर खाना जैसा का जैसा ही रखा हुआ है। अगले ही पल आहान उसके कलाई को छोड़कर उसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर अपनी आवाज को थोड़ा शांत रखकर कहता है, हाई डिडंट यू ईट फूड? ये सुनकर वह अपनी नजरों को जमीन की तरफ करते हुए कहती है, मन नहीं था। ये सुनकर आहान उससे थोड़ा दूर हो जाता है और तभी वही मेड अंदर जाकर टेबल पर फिर से खाना रखकर चली जाती है। ये देखकर आहान सोफे पर जाकर बैठ जाता है, अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर। उसके बाद अपने सख्त नजरों को श्वेता के ऊपर करते हुए कहता है, खाना खा लो। श्वेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह आहान के बात को न मान सके। वह चुपचाप जाकर बैठ जाती है कुर्सी पर और फिर डरते हुए चम्मच को हाथ में लेती है और एक निवाला अपने मुंह में रखती है। उसे इतना भूख लगा था कि वह सारा खाना खा जाना चाहती थी, पर इस शैतान की नज़र उस पर है। इस चीज की वजह से वह ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। पेट खाली होने के बावजूद खाना उसके हलक से उतर नहीं रहा था, उसकी दहशतनाक नज़रों की वजह से। वही यह चीज महसूस कर पा रहा था आहान, इसलिए वह अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लेता है, जिसे देखकर वह थोड़ा नॉर्मल होती है और पूरा खाना खत्म करती है। वही इतनी देर तक भूखे रहने के बाद और अब इतना सारा खाना खाने के बाद उसे अपने पेट में बेहद दर्द महसूस हो रहा था। दर्द से वह अपने पेट पर हाथ रख देती है, पर यह दर्द कुछ ही देर में कम हो जाता है। ये नॉर्मल था। जब श्वेता का खाना खत्म हो जाता है, आहान उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसे कमर से पकड़ के उसे अपने गोद में बिठा लेता है और फिर उसकी खूबसूरत सुनहरे बालों को सहलाते हुए कहता है, जो तुम्हारा जरूरी सामान है उसे पैक कर लो, थोड़ी देर में हमें निकालना है। ये सुनकर श्वेता हैरान होकर कहती है, पर हम कहाँ जाने वाले हैं? ये सुनकर आहान उसके होठों पर उंगली रखकर अपने आंखों को उसके आंखों के करीब लाकर गहरी आवाज में कहता है, मैंने इतनी इजाजत तुम्हें देकर नहीं रखा है कि तुम मुझसे इतने सारे सवाल और जवाब करो। चुपचाप मैं जो बोल रहा हूँ वह करो। वही उसकी बातों को सुनकर श्वेता के दिमाग में आ रहा था, अगर वह चली जाती है तो उसके पढ़ाई का होगा और उसे अपने भाई से भी तो मिलने जाना है। वह ऐसे वक्त पर कैसे उनके साथ जा सकती है? ये सोचकर वह जल्दी से कहती है, पर मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? देखिए, मेरा पढ़ाई उसका क्या, उसे भी तो कंटिन्यू करना है, और अगर मैं आपके साथ चली गई तो उसका तो गैप हो जाएगा।
आहान उसके कमर में अपने हाथों का दबाव बनाते हुए कहता है, बस 1 हफ्ते की बात है और 1 हफ्ते में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वैसे भी पहले ही तुम 1 हफ्ते कॉलेज नहीं आई थी, तो 1 हफ्ता बीत जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बात पढ़ाई की नहीं थी, बात उसके भाई की थी। वैसे वक्त में कैसे इसके साथ रह सकती है? उसके भाई का क्या होगा? क्या उसकी माँ सब संभाल पाएगी? उसकी माँ ये सब संभाल नहीं पाएगी। यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब उसके पास इसके अलावा क्या है? ये ऑप्शन है। पर वह एक और बार आखिरी कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे नहीं जाना है। ये बोलकर वह एकदम से उसकी गोद से उतरकर वहाँ से भाग जाती है। और उसे ऐसा करता देखकर आहान को बेहद गुस्सा आता है और आहान भी अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वही वह सीरियल से नीचे उतारते हुए बड़े से दरवाजे को खोलकर बाहर गार्डन में आ जाती है और अपना फ़ोन निकालकर अंजलि को कॉल करती है और रोने लगती है। वही अंजलि किसी जरूरी काम से आहान के घर में ही आई हुई थी। वह जब गेट के पास खड़ी थी तभी उसका फ़ोन बजता है और वह दूर से देख लेती है गार्डन में खड़ी श्वेता को। श्वेता को देखकर वह फ़ोन नहीं उठाती, सीधा श्वेता के पास चली जाती है। वही अंजलि को देखकर श्वेता उसे गले लगा कर रोने लगती है। उसे रोता देखकर अंजलि हैरानी से पूछती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या उसने फिर से तुम्हारे साथ कुछ किया? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह सब बता देती है। वही उसकी बातें सुनकर अंजलि परेशान हो जाती है और कहती है, रुको, मैं बात करती हूँ उससे। ये बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। वही श्वेता डरी सहमी वहाँ पर खड़ी रहती है। वही अंजलि आहान के सामने खड़ी थी। वही अंजलि को देखकर वहाँ हैरानी से कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अंजलि कहती है, तुमसे ही मिलने आई थी, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे, पर एक और जरूरी बात है, तुम पहले वह सुनो। ये बोलकर वह जल्दबाजी में श्वेता की अधिक कंडीशन उसे बोल देती है और इतनी जल्दबाजी में वह पूरी बात भी नहीं बताती। वही उसकी बातें सुनकर थोड़ा शांत होता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसे नहीं लेकर जा रहा हूँ। ये बोलकर वह अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वही श्वेता कुछ दूरी पर खड़ी थी और उसने उनकी बातें सुन ली थी। उसे थोड़ा अच्छा लगता है। आहान तैयार हो गया था उसे ना ले जाने के लिए और उसके बाद श्वेता अंजलि के साथ ही अपने हॉस्टल की तरफ निकल पड़ती है और आहान भी बेंगलुरु के लिए निकल पड़ता है। आहान की गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। अपने ही सोच में गुम उसके दिमाग में ख्याल आता है, अगर उसे अपने भाई का ऑपरेशन करवाना था तो वह कोई दूसरा रास्ता भी चूज कर सकती थी। उसे इस रास्ते को चूज करने की जरूरत नहीं थी। उसे जल्दी पैसे कमाना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं मुझे। उसे जैसी लड़कियों से बेहद ज़्यादा नफरत है। वह कुछ और भी कर सकती थी, लोन भी ले सकती थी, बहुत सारे तरीके हैं पैसे इकट्ठा करने के, पर उसने इतना घटिया घिनौना रास्ता चुना है। मैं ऐसी लड़की के लिए फील करने लगा था, तुम जैसी लड़कियां बस बिस्तर पर ही अच्छे लगते हैं। वह जितना जितना ये सब सोच रहा था उतना उतना उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। पर वह अपनी ज़रूरी मीटिंग की वजह से अपने गुस्से को शांत कर लेता है, पर यह गुस्सा उसके अंदर जमा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्वेता ने अपना कुछ सामान पैक कर लिया था। कुछ ही देर में उसे कोलकाता के लिए निकलना था, क्योंकि कुछ देर पहले उसकी मम्मी का कॉल आया था, कल उसके भाई का ऑपरेशन है। इन सब चीज़ों में अंजलि ने भी उसकी काफ़ी मदद की थी। उसके बाद वह हॉस्टल से बाहर आकर और देखते हैं गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी ऐश्वर्या की है, जो अंजलि के बाद भी ऐश्वर्या छोड़ने जाने वाली थी श्वेता को। वही ऐश्वर्या को देखकर श्वेता गाड़ी में बैठ जाती है और सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करते हुए कहती है, थैंक यू दी, आपने मेरी इतनी मदद की। ये सुनकर ऐश्वर्या सिगार के काश भरते हुए कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुमने ज़्यादा मदद की हमारी, बहुत बड़ी वाली। अभी तुम्हारा भाई ठीक तो है ना? और हाँ, मुझे अंजलि ने सब बता दिया है और रूपल ने भी बताया था। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक कड़वा मुस्कुराहट आ जाता है और वह कहती है, कोई बात नहीं। ये बोलकर वह चुप हो जाती है। अब गाड़ी में एक गहरा खामोशी छा जाता है और फिर एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है और कुछ ही देर में निकल पड़ती है वहां से। और फिर फ्लाइट पकड़ के 7 घंटे की सफ़र से पहुंच जाती है कोलकाता हॉस्पिटल। मम्मी, मुझे दीदी से बात करना है, दीदी कहाँ है? ये सुनकर मम्मी अपने आंसू साफ करके कहती है, दीदी बहुत मेहनत कर रही है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, और शायद वह न ही आ पाएगी, पर तुम जब ठीक हो जाओगे तब वह जरूर मिलने आएगी। ये सुनकर बहुत जिद करने लगता है। वह ऑपरेशन से पहले दीदी से मिलना चाहता था। वही तभी उनके कान में किसी की आवाज़ आता है, भाई। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए सामने देखा है। वही श्वेता भी सामने देखती है। उसका भाई कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसके पैर हाथ सब फूल गए थे, वह पीला पड़ चुका था, पर फिर भी चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ वह अपना हाथ बढ़ा देता है। श्वेता भी जाकर उसे गले लगाकर उसके सर को चूम कर कहती है, बिल्कुल डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। वह मुस्कुरा कर कहता है, तुम आ गई हो ना, आपसे ठीक हो जाएगा दी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। वही श्वेता की मम्मी अपने दोनों बच्चों की नज़र उतार कर कहती है, सब कुछ ठीक हो जाए और सब ठीक हो जाने के बाद हम कहीं दूर अच्छे से जगह पर रहने लगेंगे। तभी नज़ाकर कहती है, ऑपरेशन का वक्त हो चुका है। उसके बाद श्वेता के भाई को ओटी में ले जाया जाता है। जाते वक्त भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान है और वह बेहद पर
यार से श्वेता को देख रहा था। वही ये देखकर श्वेता की आंखों में आंसू आ जाता है और वह अपने मम्मी के सीने पर सर रखकर रोने लगती है। उसकी मम्मी भी बहुत देर से खुद को संभाल रही थी। बेटी के ऐसे रोने से वह खुद को भी संभाल नहीं पाती, वो भी टूटकर रोने लगती है। वही अंजलि और ऐश्वर्या भी उनके साथ ही आई थी, जो कुछ ही दूरी पर खड़े थे। उन दोनों को रोता देखकर उन्हें भी काफी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग का वक्त काफी नजदीक है और वह अपने बेंगलुरु के ऑफिस के सामने खड़ा था। वह ऑफिस के अंदर चला जाता है और सब उसे देखकर अपना सर नीचे झुका लेते हैं और आहान लिफ्ट को देखा है, फिर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। उसका मीटिंग काफी अच्छे से जाता है और वह इस डील के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें फायदा उसका ही ज्यादा दिख रहा है। फिर मीटिंग खत्म करने के बाद वह अपने होटल में आकर ही रुक जाता है। यहाँ पर उसके काफी सारे पैलेस है, पर वह होटल में रुका था। न जाने कि उसका मन नहीं कर रहा था वहाँ पर जाने का, क्या ही करेगा जाकर। अभी उसे 1 हफ्ता यहाँ पर रुकना है और आज पहला दिन था। वहीं दूसरी तरफ 7 घंटे के करे ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और श्वेता और उसकी मम्मी ऐश्वर्या, अंजलि सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा मुसीबत टल गया था उनके ऊपर से। पर अभी 1 महीने के लिए उसके भाई को यहाँ पर ही रहना है। अंडरस्को और फिर 2 दिन कैसे बीत जाते हैं यह उसे पता ही नहीं चलता अपने भाई की देखभाल में, और काफी अच्छे से वह अपने भाई का ख्याल रखती है। उसकी माँ भी अभी काफी खुश थी। श्वेता को अब बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा था। अपने मम्मी और भाई के चेहरे पर यह खुशी देखकर वह इस खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब वह कुछ भी चाहे, कितना भी उसे नीचे गिरना पड़े वह सब कुछ करेगी। वहीं इसी बीच में श्वेता का पुराना दोस्त अजय उनसे मिलने आता है अस्पताल में, और फिर उसके भाई से मिलकर वह उसे कुछ फल वगैरह खरीद कर देता है और फिर श्वेता को गले लगाकर वहां से चला जाता है। अजय श्वेता का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए श्वेता को काफी अच्छा फील होता है। वह इस बात से अनजान थी कि किसी ने अपने कैमरे में ये गले लगाने को कैप्चर कर लिया था। अंडरस्को बेंगलुरु दोपहर का वक्त। आहान थका हुआ अपने होटल में आकर बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर देता है, और तभी आंखें बंद करने के साथ उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सा चेहरा आ जाता है और वह अपने बगल में रखे हुए तकिया को कसकर गले लगा लेता है। उसका मन कर रहा था कि श्वेता यहाँ पर आ जाए और वह अपनी सारी थकान उसे पर मिटा दे और उसके अंदर खुद खो डाले, और इसीलिए ही तो वह श्वेता को लाना चाहता था। वह थक कर वापस आए और अपनी सारी थकान श्वेता पर मिटा दे, पर वह लड़की अभी यहाँ पर नहीं है। ये सब सोचते सोचते उसके दिमाग में वही पैसे वाला बात आ जाता है और इससे गुस्से से उसके हाथों की नसें उभर जाते हैं और सर की भी, और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाता है और वह अपनी आंखों को खोल देता है। उसने 2 दिन से उससे बात भी नहीं किया था और उस लड़की ने खुद से भी उसे कॉल किया, एक मैसेज तक नहीं किया था। इस बात से उसे और गुस्सा आ रहा था। पूरे 2 दिन हो चुके हैं, भले ही वह बिजी था, पर श्वेता को तो कॉल या मैसेज करना चाहिए था, पर उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह गुस्से से अपने फ़ोन को हाथ में लेकर देखने लगता है और तभी एक मैसेज आता है उसे व्हाट्सएप पर। यह मैसेज उसे उसके ही एक आदमी ने किया था जिसे उसने श्वेता के पीछे लगा कर रखा है। तभी उसे एक फोटो दिखता है जहां पर एक लड़के ने श्वेता को गले लगा कर रखा है। बस इस तस्वीर को देखने के बाद उसकी सारी थकान कहीं गायब हो जाता है और उसके पूरे बॉडी से जैसे आग निकलने लगता है गुस्से से। अंडरस्को कोलकाता, रात का वक्त। हॉस्पिटल। श्वेता अपने भाई और मम्मी को खाना खिलाने के बाद वह उस वार्ड से निकल जाती है और फिर एक वार्ड की तरफ से गुजरने लगती है कि अचानक कोई उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ के उसे खाली वार्ड में खींच लेता है और वह अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाल पाती, क्योंकि आने वाला इंसान काफी ताकतवर था। उसने ऐसे उसके मुंह पर अपना हाथ जकड़ के रखा था और उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया था। वह हिल तक नहीं पा रही थी और सांस भी नहीं ले पा रही थी। वही यह पूरा वार्ड अंधेरे में डूबा हुआ था। श्वेता को अंधेरे से थोड़ा थोड़ा डर लगता है, नॉर्मल जैसा सबको लगता है, उसे भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है। और अब सबसे ज्यादा डरने की बात है, उसे जानी पहचानी फ्रेग्रेंस आ रहा है। इस फ्रेग्रेंस को वह जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाली है, और इस पकड़ को, इस एहसास को। उसके कान में एक ठंडी आवाज आता है, आई हैव कम टू पनिश यू, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। श्वेता को पूरा यकीन हो जाता है यह इंसान है कौन। वह कभी इस आवाज को भूल ही नहीं सकती है। वह पूरी तरीके से श्योर है कि यह आदमी कौन है। तभी लाइट ऑन हो जाता है और वह एकदम से खुद को छुड़ाकर पीछे देखी है। पीछे वह किसी शैतान की तरह श्वेता को देख रहा था। श्वेता के मुंह से तुरंत निकलता है, आप यहाँ क्या क्या कर रहे हो? इतना डरा हुआ देखकर आहान उसे घूमकर देखते हुए कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आया हूँ। बड़ी बात यह है, वह लड़का कौन था जिसने तुम्हें गले लगाया है? श्वेता कुछ बोल ही नहीं पाती। उसे समझ नहीं आता कि यह किस लड़के की बात कर रहा है। श्वेता के दिमाग से निकल ही गया था कि उसका दोस्त अजय आया था, और वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए कि वह उसके ही बारे में सोचती रहे। इसलिए अचानक आहान की यह सवाल पूछने से उसका दिमाग घूम जाता है कि आहान कौन से लड़के की बात कर रहा है। आंसर मी डैम इट। उसके सोच को तोड़ते हुए गुस्से से आहान चिल्लाकर पूछता है। वही आहान को इतना गुस्से
से चिल्लाता देखकर वह डर से कांप गई थी। वही अब उसे याद भी आ गया था कि अजय ने उसे गले लगाया था, पर आहान को कैसे पता। वही आहान गुस्से से उसके दोनों कलाई को मजबूती से पकड़कर कहता है, जवाब चाहिए मुझे, कौन था, क्या वह तुम्हारा दूसरा शिकार है? ये बोलकर वह श्वेता को देखने लगता है। श्वेता बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, अभी वह किसी खिले हुए गुलाब जैसी लग रही थी, वह अभी मुरझाई हुई बिल्कुल नहीं लग रही है। श्वेता को देखकर एक पल के लिए उसका ध्यान भटक जाता है। तभी श्वेता की डरी सेमी आवाज सुनकर वह डरते हुए कहती है, बस दोस्त है मेरा स्कूल का। अगले ही पल आहान उसके बाल को पकड़ के उसे धक्का देता है और वह जाकर सीधा एक बेड पर जाकर गिरती है। आहान दांत पीसकर कहता है, आई नीड योर राइट नाउ। आहान की बातें सुनकर वह डर जाती है और डरते हुए कहती है, अभी पर यह हॉस्पिटल है, आपके हॉस्पिटल में। ये सुनकर आहान गुस्से से अपना बेल्ट खोलते हुए कहता है, आई डोंट केयर अबाउट। क्या होने वाला है इसके बाद? क्या आहान फिर से जबरदस्ती करने वाला है मासूम सी श्वेता के साथ? और आहान क्यों इतना ज्यादा बेदर्दी दिख रहा है श्वेता के साथ? क्या श्वेता खुद को आहान से बचा पाएगी या फिर से आहान का शिकार बन जाएगी? और क्या आहान है एक पल के लिए भी नहीं सोचेगा वह हॉस्पिटल में ये सब करने जा रहा था? जानने के लिए पढ़ते रहिए लुक ऑफ ट्रायम्फ। यह जरूरी नोट है, इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना। मेरे प्यारे रीडर, आप में से किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम याद नहीं, डेली 2 चैप्टर डालो, तो मैं डाल तो सकती हूँ, पर कमेंट और रिव्यू भी वैसा होना चाहिए, वरना मैं किसके लिए इतनी मेहनत करूँ। खैर, तो एक लोगों के लिए तो मैं इतनी मेहनत कर ही नहीं सकती हूँ, बस 7-8 लोग ही रिव्यू देते हो, इससे ज़्यादा नहीं, और मैं टारगेट रखती हूँ 50 रिव्यू और 20 कमेंट की। अगर यह पूरा होता है तो फिर मैं 2 या 3 चैप्टर डालने के लिए भी तैयार हूँ, बट इतने रिव्यू आना चाहिए और बड़े चैप्टर भी डालूंगी। और अगर यह टारगेट तब पूरा नहीं होता, समझ जाना एक ही चैप्टर आएगा डेली, वह भी छोटे छोटे। इसलिए जितने भी लोग पढ़ रहे हो जल्दी से जल्दी रिव्यू दे दो और कमेंट कर दो। हॉस्पिटल। श्वेता डरते हुए बेड से उठने की कोशिश करती है, पर आहान उसके करीब आकर उसके दोनों कलाई को पकड़ के उसे गुस्से से बेड पर लेटा देता है और अपने चेहरे का उसके चेहरे के ऊपर रखकर दांत पीसकर कहता है, मना किया था ना मैं तुम्हें, किसी दूसरे मर्द के करीब तुम नहीं जा सकती हो, पर तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम कैसे भूल सकती हो, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा, अच्छा होगा मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूं और तुम पर केस कर दूं 30 लाख का। इतना काफी था। श्वेता के डर को बढ़ाने के लिए वह डरकर आहान के हाथ को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं उसके करीब खुद से नहीं गई थी, वह आया था, पर अब से मैं किसी को भी अपने करीब नहीं आने दूंगी। ये बोलते हुए उसका गला भारी हो जाता है और वह कुछ बोल ही नहीं पाती, रन रोने लगती है, जिसे देखकर आहान शांत होता है और उसके चिन्ह को पकड़ के कहता है, वेरी गुड। ये बोलकर आहान अपने बैग को खोलकर साइड में रख देता है और फिर श्वेता के करीब आकर उसे गले लगा लेता है। वही श्वेता को डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा, पर वह विरोध नहीं करती आहान की। आहान जो करना चाहता है वह उसे करने देती है। वही आहट उसके होठों को चूमने लगता है। बस 2 दिन हुए थे वह श्वेता के करीब नहीं आया था, पर उसे ये 2 साल लग रहा है, वह किसी प्यासे की तरह उसके होंठ को चूम रहा था। श्वेता को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है और ऊपर से इस आदमी ने ऐसे उसे जकड़ के रखा था जैसे कि अगर वह छोड़ दे तो ये लड़की कहीं पर भाग जाएगी। श्वेता महसूस कर पा रही थी कितना ज्यादा उत्तेजित है आहान उसे पाने के लिए, और आहान की यह उत्तेजना शायद उसे मार ही डालेगा। एक दिन उसके दिमाग में यह आता है। वही आहान उसके होठों को छोड़ देता है और फिर उसके गर्दन को चूमने लगता है। यह महसूस करके श्वेता अपने आंखों को बंद कर लेती है और अपने सर को थोड़ा साइड कर लेती है, जिससे आहान को गुस्सा आता है और गुस्से से आहान उसके गर्दन को पकड़ लेता है और दांत पीसकर कहता है, मूवमेंट करना बंद करो। ये बोल रहा हूँ उसके कपड़ों को खोलने लगता है, पर श्वेता को काफी अजीब लग रहा था। अस्पताल में उसे काफी अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है, इसलिए वह अपना पूरा जोर लगाकर आहान को अपने ऊपर से हटाकर उठकर बैठ जाती है और गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, यहाँ पर नहीं प्लीज, ये हॉस्पिटल है। आहान पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ के उसके सर को पीछे की तरफ मोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, इतनी देर तक मैं खुद को कंट्रोल करूं। और मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूं, मुझे परवाह नहीं है ये हॉस्पिटल है या कोई और जगह है, मेरा मन है तो मतलब है। ये बोलकर आहान उसे फिर से बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर के कपड़े को खींचकर उतार देता है और उसके गर्दन पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे अपना हाथ फिसलते हुए नीचे लाने लगता है। वही श्वेता आखिरी कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज यहाँ पर नहीं कोई आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। तभी और कुछ बोल पाती आहान अपने होठों से उसके होठों को ब्लॉक कर देता है और उसे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं देता है। और फिर वह अपने भी शर्ट के बटन को दूसरे हाथ से खोलने लगता है। वह अपने शर्ट के सारे बटन खोलने के बाद अपने हाथ को श्वेता के पेट पर लाकर धीरे धीरे सहलाने लगता है और कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वह अपने हाथ को और नीचे लाने लगता है। कुछ ही देर में दर्द से छटपटाना लगती है श्वेता, पर वह रो भी नहीं पा रही थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके होठों को कब्जे में जो करके रखा था आहान ने। आहान पूरी तरीके से अपनी शारीरिक खुशी में विलीन हो चुका है, उसे अब कुछ भी चीज का होश नहीं था, वह बस श्वेता
के छोटी सी खूबसूरत बदन को जैसे मन चाह रहा था वैसे इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह अपने शारीरिक खुशियों को और बढ़ा सके। वही श्वेता अब बेहोशी की हालत में आ चुकी थी और तब जाकर आहान उससे अलग होता है और फिर उसे गले लगाकर उसके पैर को अपने ऊपर रखकर थाई को सहलाने लगता है अपने हाथ से और अपनी गहरी आवाज में अपनी सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहता है, मैं यह नहीं करना चाहता था तुम्हारे साथ पर तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए। अगर तुम उसे अपने करीब नहीं आने देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आई होप दिस इज इनफ पनिशमेंट फॉर यू। हेलो गाइज, बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन एक क्विक अपडेट देना चाहता हूँ। इस स्टोरी के आगे के पार्ट्स और मेरे दूसरे चैनलों की सारी कहानियाँ आपको टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर आसानी से मिल जाएंगी। इस कहानी के अगले हिस्से पहले से ही अपलोड हैं और आगे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही वहाँ 600 से ज़्यादा कहानियाँ और उनके पार्ट्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप बिना किसी रुकावट के एंजॉय कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज ज़रूर चेक कर लेना। ये सुनकर श्वेता अपने सर को उठाकर आहान को देखती है और फिर अपने सर को नीचे भी झुका लेती है। उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वह इस राक्षस को फिर से देखे। वह अब थकान की वजह से सो जाती है और उसके सोए हुए मासूम से चेहरे को आहान देखने लगता है। कितनी ज़्यादा मासूम थी या लड़की, ऊपर से इसके सफ़ेद दूधिया रंगत पर उसने अपना निशान छोड़ दिया था। लाल पड़ चुका था उसका सफ़ेद बदन, उसकी आंखें सो चुका था। रो रो कर उसके होठ भी। महान अपने हाथ को बनाकर उसके होठों पर रखता है और धीरे धीरे उसके होठों से खून साफ करके कहीं कोई हुए अंदाज में कहता है, तुम क्यों ऐसी हो? क्यों तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो? अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हारी आदत कैसे छुड़वाऊँ? खुद से आदत बहुत ही बुरी चीज़ है जो इतनी आसानी से छूटता नहीं, और अगर छूट भी जाए तो अंदर ही अंदर तुम्हें घुटन में डाल देता है। ये बोलकर वह कुछ देर तक श्वेता को ऐसे ही पकड़ कर लेटा रहता है। उसे बार बार वह नज़ारा याद आ रहा था और जैसे जैसे उसे याद आ रहा था वैसे वैसे वह श्वेता को और भी कसकर गले लग रहा था। आधे घंटे तक ऐसे लेटे रहने के बाद वह श्वेता को छोड़ता है और फिर अपनी शर्ट को पहनकर श्वेता को देखता है और फिर दरवाज़ा खोलकर वहाँ से जाने लगता है। अगले दिन सुबह श्वेता अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वह कहीं और थी। वह अस्पताल में नहीं थी, यह कोई और जगह है। तभी उसके कान में वॉशरूम के दरवाजे को खोलने का आवाज़ आता है और वह उसी तरफ देखती है। वहाँ अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आ रहा था। उसने नीचे बस अपना ब्लैक ट्राउजर पहन के रखा है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वह उसके मसल्स बाइसेप ट्राइसेप अच्छे से देख पा रही थी। श्वेता पर वह अपने नज़र को दूर हटा लेती है, पर वह महसूस करती है कि उसे गंदा फील नहीं हो रहा है, उसे अच्छा फील हो रहा था। दर्द भी अभी काफ़ी कम हो चुका है, बस उसे अपने लोअर बॉडी में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, पर वह भी ज़्यादा नहीं था। तभी वह महसूस करती है कि उसके हाथ में जब भी वह मूवमेंट करने जा रही थी उसे थोड़ा दर्द हो रहा था। असल में उस इंजेक्शन लगाया गया है और उसे जगह पर बैंडेज भी किया हुआ है। जहां पर इंजेक्शन लगाया हुआ था शायद ये दर्द की वजह से होगा। उसके बदन पर काफ़ी सारे निशान बन चुके थे और उसने अभी आहान का सफ़ेद शर्ट पहन के रखा है, उसमें से आहान की खुशबू भी आ रहा है। पर जो भी हो, आहान की खुशबू से काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अट्रैक्ट करता है आहान उसे अपनी खुशबू की वजह से। वही आहान टॉवल को साइड में रखकर अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। श्वेता, नहीं, दर्द काफ़ी कम है पर अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये सुनकर आहान अपने बालों को जेल से सेट करते हुए कहता है, मेरे पास अभी 2 घंटा है और ये 2 घंटा मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, और जैसा कि तुम अभी काफ़ी ठीक हो, अभी हम निकलने वाले हैं और तुम्हारा भाई भी अभी काफ़ी ठीक है और साइड में तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं, चेंज कर लो। ये सुनकर श्वेता हैरान होकर कहती है, मम्मी और भाई परेशान नहीं होंगे? मैं वहाँ पर नहीं हूँ, वह मुझे ढूंढ लेंगे और जब मैं वहाँ पर जाऊँगी वह लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगी उन्हें? आहान एकदम से पीछे मुड़ जाता है और फिर ड्रेसिंग टेबल से टिककर अपने दोनों हाथों को पीछे रखकर अपने गर्दन को थोड़ा एक तरफ झुककर मुस्कुरा कर कहता है, तो बता देना, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी, मैटर सॉल्व। ये सुनकर श्वेता एकदम से बिस्तर पर लेट जाती है। उसका सर घूम गया था आहान की बातें सुनकर। वह तो सपनों में भी इस आदमी को अपना बॉयफ्रेंड ना बनो, अपना बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है, दोस्त भी ना बनाए। वह कैसे ऐसा बोल सकती है? और ऊपर से उसके परिवार में ये सब नहीं चलता है और उसका भाई हॉस्पिटल में है और वह सबको कहे बड़ी कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे थे। अपने भाई को, मम्मी को ऐसे छोड़कर ऐसे हालात में उसे ऐसे लेट जाता देखकर आहान उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर उसके होठों को धीरे से चूम कर कहता है, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, आई वॉज जस्ट जोकिंग, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकूं। गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, नौकरानी भी नहीं बनने की औकात है तुम्हारी। उसकी बातों को सुनकर श्वेता का मन करता है कि इसका गला पकड़ के इसे यहाँ पर मार डाले और फिर गड्ढा खोदकर उसे छुआ दे और सारे सबूत मिटा दे, पर क्या ही कर सकती है वह? उसके पास अगर मौका हो फिर भी वह ऐसा नहीं कर पाएगी, वरना उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे? उसे पता है उसे फ्यूचर में भी पैसों की जरूरत पड़ सकता है। 1 साल तक तो ऐसा होगा ही होगा और वह इस आदमी को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती है।
वह भले इस गंदे काम में उतरी थी पर वह हजारों मर्द की बिस्तर का शोभा नहीं बनना चाहती है। उसके लाइफ का पहला आदमी है और आहान के अलावा वह किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने देने वाली है, क्योंकि वह किसी दूसरे आदमी के साथ भी रहकर खुद को इतना नीचे नहीं गिराना चाहती है। वह मान लेगी यही उसकी किस्मत है, पर वह दूसरे मर्द को अपनी लाइफ में नहीं आने देने वाली है। वही आहान उसके प्यारे मासूम से चेहरे को देखकर अपने मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की कितनी ज्यादा हवसी है। अपने हवस को मिटाने के लिए वह बहुत सारे आदमियों के पास जा सकती है, इससे अच्छा मैं ऐसे अपने हाथ की मुट्ठी में कैद करके रखो, मैं कभी इस जाने नहीं देने वाला हूँ। मेरी लाइफ की पहली लड़की है जिसके साथ में रहा हूँ, घनिष्ठ भी हुआ हूँ, और अब तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आने वाली है और तुम्हें मैं अपनाने नहीं वाला हूँ। तुम बस मेरा खिलौना रहोगी जो मेरी ज़रूरत को पूरा करेगी और मेरे बच्चे को भी इस दुनिया में लाएगी। वह दोनों ही अपने मन ही मन गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनकर वह दोनों ही होश में आते हैं और आहान उसे अपने गोद से उतरकर उसे क्लोजेट की तरफ धक्का देते हुए कहता है, जाकर चेंज कर लो। ये सुनकर श्वेता खुद को देखते हुए कहती है, नहाना चाहती हूँ, मैं ऐसे हालात में कैसे चेंज कर सकती हूँ। आहान एकदम से उसके कलाई को पकड़ के उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और उसके पतले से कमर को अपने एक हाथ से पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हें नहला दिया है, पूरी तरीके से तुम्हें क्लीन कर दिया है, हर जगह से हर तरह से। अब बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें फील जरूर हो रहा है तो मैं क्लीन किया गया है कहाँ कहाँ से। ये बोलकर आहान शैतान की तरह मुस्कुराते हुए उसे देखता है। वही श्वेता अपने सर को नीचे झुका लेती है और फर्श को घूरते हुए मन में कहती है, पता नहीं है खुद को क्या समझते हैं, इन्होंने मुझे क्लीन किया है, मुझे और गंदा कर दिया है, मुझे इनके छूने से भी उल्टी जैसा फील होता है और इन्होंने मुझे क्लीन किया है अपने हाथों से। मुझे नहीं रहना, मुझे खुद को अच्छे से क्लीन करना है। मन में ये सोचकर वह आहान को देखती है, पर आहान के शैतान जैसे गुस्से भरे चेहरे को देखकर वह अपने होठों तक को खोल नहीं पाती बातों को बोलने के लिए और चुपचाप क्लोजेट की तरफ चली जाती है। पर आहान पीछे से उसे आवाज देकर कहता है, सुनो श्वेता, क्या हुआ। आहान, कपड़े तो लेकर जाओ। ये सुनकर वह कपड़ों वाला बैग ले लेती है और फिर क्लोजेट में चली जाती है। वही डोरबेल काफी देर से बज रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो भी इंसान डोरबेल को बजा रहा है उसने शायद डोरबेल को अपना फेवरेट खिलौना समझ लिया है। वह किसी म्यूजिक की तरह उसे बजाने की कोशिश कर रहा था, पर यह म्यूजिक की तरह आवाज न करके बहुत ही अजीब सा आवाज कर रहा था। आहान खुद जाकर दरवाजा खोलना है और अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे गले लगा लिया है और अपने दोनों पैरों को उसकी कमर में लपेट लिया है। आहान अपने सर को नीचे झुकाकर देखता है, यह एक 24-25 साल का युवक है। उसे देखकर आहान का गुस्सा जैसे कहीं पर गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर एकदम नॉर्मल एक्सप्रेशन आ जाता है और वह उसे लड़के के सर पर हाथ फेर कर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कैसे यहाँ पर आए। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से आवाज आता है, सर हमने बहुत कोशिश किया पर छोटे सर मान ही नहीं रहे थे, उन्हें आपसे मिलना ही था, वह बहुत रो रहे थे, इसलिए हमें मजबूरी में उन्हें यहाँ पर लाना पड़ा। ये सुनकर आहान उन्हें जाने का इशारा करता है और फिर उसे ऐसे ही गोद में लेकर दरवाजे को बंद करके उसे बिस्तर पर लाकर अपने गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहता है, बच्चा उतर जाओ और मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्यों मिलना चाहते हो मुझसे। ये सुनकर वह अपने शिकायती लेजन में कहता है, भाई आप बहुत ही ज्यादा बुरे हो, आप कब से मुझे नहीं मिलने आए और मेरे लिए कोको चॉकलेट भी नहीं लेकर आए हो। मुझे कोको चॉकलेट चाहिए और आप भी चाहिए, आप क्यों मेरे साथ नहीं रहते हो, आप बहुत ही बुरे भाई हो, मुझे आपसे बात नहीं करना है। ये बोलकर वह और भी टाइटली पकड़ लेता है आहान को। वही आहान उसकी हरकतों से मुस्कुरा कर कहता है, तो फिर अभी किससे बात कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह बच्चों की तरह हंसते हुए कहता है, वह तो मैं मजाक कर रहा था, मैं अपने प्यार भाई से नाराज नहीं हो सकता हूँ, तो इसलिए आप मुझे जल्दी से कोको चॉकलेट लाकर दो और उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा और मुझे अपने साथ रखो, मुझे आपकी गोद में रहकर पूरी दुनिया घूमना है और कोको चॉकलेट खाना है। ये सुनकर आहान कहता है, अच्छा ठीक है, पर अभी यहाँ पर बैठ जाओ। ये सुनकर वह उछालकर उसकी गोद से उतरकर बैग पर आ जाता है और फिर बैग पर उछलने लगता है। अभी उनके कान में किसी चीज की टूटने की आवाज आता है और वह दोनों ही उसी तरफ देखते हैं। वहां पर श्वेता खड़ी थी, उसने कपड़े चेंज कर लिए थे और फिर सामने का नजारा भी उसने देखा था। श्वेता। वही आहान का ध्यान श्वेता के बदन पर गया था, वह भी ग्रीन कलर की पतले से सिल्क की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये सारी पूरी तरीके से प्लान है और वैसे ही मैचिंग हाफ स्लीव ब्लाउज, और फिर अपने बालों को उसने खुला छोड़ दिया था और एक बिंदी लगा लिया था, हाथ में कुछ चूड़ियां और हल्का पिंक लिपस्टिक लगा लिया था और कुछ मेकअप नहीं किया। आहान इतने में ही इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि आहान को महसूस हो रहा था कि वह फिर से अपना कंट्रोल खो देगा और इस लड़की को लेकर बेड पर चला जाएगा। वही बेड पर खड़ा युवक एकदम से बेड से उछलकर उतरकर भागते हुए श्वेता के पास जाकर उसे गले लगाकर चिल्लाते हुए कहने लगता है, मम्मी मम्मी, मुझे मम्मी मिल गई है, मम्मी को हमारे साथ लेकर चलो, मैंने मम्मी को ढूंढ लिया है। 24-25 साल का युवक। वही उसे युवक के मुंह से मम्मी शब्द सुनकर वह हैरान हो गया था, वह श्वेता को मम्मी कह रहा था।
वही श्वेता खुद भी हैरान हो गई थी यह सुनकर। ऊपर से युवक इतना ज्यादा हैंडसम था कि कोई भी लड़की फिदा हो जाए, पर इसके लुक से अलग इसकी पर्सनैलिटी जिसे देखकर सबको ही यह कोई पागल लगने लगता। वही आहान उनके पास जाकर उस युवक को अलग करने लगता है श्वेता से, पर वह जोक की तरह श्वेता से लिखता हुआ था, वो छोड़ना चाहता ही नहीं था श्वेता को। वही श्वेता की खूबसूरती को देखकर आहान तो फिर से उसके साथ घनिष्ठ होना चाहता है, पर अभी यहाँ पर यह युवक मौजूद है जिस वजह से वह ऐसा नहीं कर सकता है। वह जैसे तैसे उसे अलग करता है श्वेता से और फिर उसे बैग की तरफ ले जाते हुए कहता है, वह तुम्हारी मम्मी नहीं है और अभी तुम घर जाओगे। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, बहुत ही बुरे भाई हो आप, मम्मी से मिलने ही नहीं दे रहे हो, वह देखो वह मेरी मम्मी है। वही श्वेता को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वह सिर्फ 18 साल की है और इस उम्र में वह एक 24-25 साल के युवक की मम्मी कैसे हो सकती है, वह खुद उससे काफ़ी छोटी है। तो क्या होने वाला है इसके बाद, क्या करने वाला है आहान उस 24-25 साल के युवक के साथ? क्या रिश्ता है इस युवक के साथ आहान का, और क्यों वह युवक श्वेता को अपनी मम्मी समझ रहा था? और क्या श्वेता को छूने की वजह से फिर से आहान टॉर्चर करेगा श्वेता को? क्या उस 24-25 साल की युवक का सजा फिर से आहान श्वेता को देगा? और क्या कभी श्वेता आज़ाद हो पाएगी आहान से, या फिर आहान का खिलौना बनकर रह जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। श्वेता बस हैरान होकर उन दोनों को देख रही थी। वही आहान किसी को कॉल कर रहा था, तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है और आहान जाकर दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर 2 आदमी खड़े थे और एक आदमी माफ़ी मांगते हुए कहता है, सर देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं, हम अभी छोटे सर को लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर वह गुस्से से चिल्लाकर कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मम्मी और कोको चॉकलेट चाहिए और भाई चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। ये बोलकर वह जबरदस्ती आहान के कंधे पर चढ़ जाता है। वही आहान एक गहरी सांस लेकर उसे जबरदस्ती अपने कंधे से उतर कर गुस्से से कहता है, अगर ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें कोको चॉकलेट भी नहीं दूंगा और तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बस इतना ही काफ़ी था उसे डराने के लिए। वह डर से चुप हो जाता है और चुपचाप अपना मुंह लटकाकर किसी मासूम प्यारे बच्चे की तरह उन बॉडीगार्ड के पास चला जाता है और अपने आंसू आंखों से एक नज़र देखा है आह्वान को अपने गर्दन को पीछे मोड़कर। उसकी यह हरकत देखकर आहान उसे देखता है, बस वह डर जाता है और खुद ही भागते हुए वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आहान कार ड्राइव कर रहा था, उसके बगल में श्वेता अपने सर को लटकाकर बैठी थी। तभी कुछ दिमाग में आने के साथ ही साथ वह अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर करके आहान को देखते हैं और अपने होठों को खोलती है कुछ बोलने के लिए, पर आहान की लाल आंखों को देखकर वह चुप हो जाती है और फिर से अपने सर को नीचे झुका लेती है। आहान बिना उसकी तरफ देख कहता है, क्या पूछना है पूछ लो। ये सुनकर वह थोड़ा शांत होकर पूछती है, वह लड़का आपका कौन है और वह मुझे मम्मी क्यों बुला रहा है, मैं तो काफ़ी छोटी हूँ उससे। वह और कुछ बोल पाता आहान अपने एक हाथ बढ़ाकर उसके होठों पर रख देता है और कहता है, शुश, मुझे जवाब देना पसंद नहीं किसी को, और मैंने तुम्हें पूछने को बोला है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी पूछ लो, वह बस भाई है मेरा, ही इज़ मेंटली अनस्टेबल। ये सुनकर श्वेता को समझ आता है कि वह वैसा बिहेव कर रहा था, पर जो भी बोलो था बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत प्यारा लग ही नहीं रहा है कि इस खतरनाक शैतान का भाई है। वह एक साइड से ये शैतान है तो वह एंज है। तभी उसे अपने कमर पर गर्म हाथ महसूस होता है और अचानक आहान खींचकर उसे अपने गोद में बिठा लेता है और उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरे अलावा दूसरे आदमी का ख्याल अपने दिमाग में लाने के बारे में भी मत सोचना। ये सुनकर वह डरते हुए आहान के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुआ है, मैं नहीं सोच रही हूँ किसी के बारे में, मैं आपके ही बारे में सोच रही हूँ। ये सुनकर आहान अपने 2 उंगलियों से उसके पेट पर राउंड राउंड करके घूमने लगता है और इससे श्वेता के पूरे बदन में जैसे सिहरन खिल जाता है और श्वेता उसे कसकर गले लगाकर गहरी गहरी सांस लेकर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी उसे बैक मिरर से दिखता है उनके सामने एक और गाड़ी आ रहा है और आहान पूरी तरीके से उसमें डूबा हुआ है। वह डर जाती है, उसे लग रहा था अब वह दोनों ही मरने वाले हैं, पर अचानक आहान अपनी गाड़ी को घुमा लेता है और साइड से लेकर चला जा आता है। वह काफ़ी अच्छा ड्राइवर है, इसे ही कहते हैं मौत के मुंह से बाहर आना। ऐसा लग रहा था कि कोई जोक चल रहा है उसके लाइफ में, मतलब इतने बड़े खतरे से वह बच गए। पर पीछे काफ़ी जोर से कुछ आवाज़ भी हुआ था। वह आहान के सीने से सर उठाकर पीछे की तरफ देखती है तो पीछे काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक के साथ, वही सब आमने वाली गाड़ी का, पर आहान को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसे देखकर श्वेता चिल्लाते हुए कहती है, एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर गाड़ी रोको, यह क्या हो गया है भगवान। बोलते हुए वह रोने लगती है। वही उसे रोता देखकर आहान गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड में करके उसे अपने गोद में खींचकर बिठा लेता है और उसके ओठों पर उंगली रखकर कहता है, इट्स नॉर्मल, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होता ही रहता है, यू जस्ट मेक मी फील। ये सुनकर वह आहान के सीने पर मारते हुए कहती है, आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रहा है, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, आपकी वजह से किसी की जान चली गई है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा और आपको डर भी नहीं लग रहा है।
असल में ये काफ़ी ज़्यादा नया है श्वेता के लिए, उसे इन सब चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं था। उसे इतना पता है कि एक प्रोफेसर होने के साथ ही साथ आहान माफिया है, पर उसे उतना पता नहीं ये सब क्या होता है। वह एक बेहद आम लड़की है, इन सब से वह दूर ही रही है। मजबूरी की वजह से उसे यह चीज़ करना पड़ रहा है, वरना उसकी ज़िंदगी शायद कितनी खुशहाल होती। वही आहान एकदम से उसके होठों पर उंगली रखकर उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को लाकर अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा धीमा करके अजीब तरीके से कहता है, मेरी वजह से नहीं, मैंने बहुत लोगों की जान लिया है। श्वेता, क्या क्या बोले? आहान, इट्स किडिंग। श्वेता, अच्छा मैं डर गई थी। यह सुनकर यह बहुत ही गंदा मजाक है, पर ऐसे वक्त में आप कैसे मजाक कर सकते हो? हमें उन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। आहान उसकी साड़ी के पल्लू को उसके सीने से सरकने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एंजॉय करने आया हूँ, मैं स्मार्ट सेवा नहीं करने आया हूँ। ये बोलकर आहान उसके होठों को चूमने लगता है। वही श्वेता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। श्वेता उसे दूध हटाकर गुस्से से चिल्लाकर कहती है, पागल हो चुके हो आप क्या? आपके अंदर दिल नहीं है क्या? आप इंसानी रूप में हैवान हो? वह तो हो, पर इतनी ज़्यादा आप अभी चलोगे वहाँ पर और उन्हें अस्पताल लेकर जाओगे? मुझे कुछ नहीं पता है। ये बोलते हुए वह पैनिक करने लगती है। वही उसे इतना ज़्यादा डरता हुआ और पैनिक करता देखकर आहान उसके गाल को थपथपा कर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? अब वह कुछ नहीं बोल रही थी। आहान जल्दी से वाटर बॉटल निकालकर उसे पानी पिलाता है और उसे गले लगाकर उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वही श्वेता की आंखों के सामने एक नज़ारा आ जाता है। एक खूबसूरत सी लड़की जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन के रखा है और 2 चोटी बंद कर रखा है, वह काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। तभी सामने गाड़ी से एक आदमी उतरता है और उसके सर को चूम कर बेहद प्यार से कहता है, प्रिंसेस धीरे धीरे जाना और अच्छे से पढ़ाई करना। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुराकर भागते हुए सड़क के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, कौन पढ़ाई करने आता है? मैं तो मस्ती करने आता हूँ, मैं तो मस्ती करूँगी पापा। ये सुनकर वह आदमी हंसने लगता है कि तभी उसकी आंखें एकदम ठंड पड़ जाता है और वह चिल्लाता है, मेरी बच्ची। ये सुनकर वह लड़की सामने देखती है, सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। वह बहुत जोर से चिल्लाती है, पापा। अगले ही पल वह लड़की सड़क के एक किनारे गिरी हुई थी। श्वेता, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। श्वेता एकदम से आंखें खोलती है और अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए सामने खड़े आहान को देखते हैं। उसे होश में आए देखकर आहान उसे गले लगा लेता है। वह भी अस्पताल में थी। वह खुद को अस्पताल में देखकर हैरान हो जाती है। आहान उसे हैरान होता देखकर कहता है, मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ, तुम बेहोश हो गई थी और फिक्र मत करो, उन लोगों को मैंने अस्पताल पहुँचा दिया है, वह एकदम ठीक है। ये सुनकर श्वेता थोड़ी नॉर्मल होती है और कहती है, उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आया है ना? अब गुस्से से आहान उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है, पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, समाज सेवा नहीं करने आया था, तुम्हारे साथ एंजॉय करने आया था। तुमने सब कुछ खराब कर दिया है और कुछ ही देर में मुझे यहाँ से न छोटी ही निकलना है। गुस्सा आ रहा है तुम पर बहुत ज़्यादा, अब गुस्सा सीधा वहाँ से आने के बाद ही तुम पर उतरेगा। ये सुनकर श्वेता माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी, पर अगर आप उसे वक्त मुझ पर ध्यान न देकर ड्राइविंग पर ध्यान देते तो ऐसा कुछ नहीं होता। आहान, देखा जाए तो गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ही मैं तुम पर ध्यान दे रहा था, तो गलती तुम्हारी ही हुई ना। श्वेता मान भी लेती है कि यह उसकी ही गलती है और उसके बाद वह रोने लगती है। उसे रोता देखकर आहान एक नज़र अपने पीछे खड़े अपने असिस्टेंट निर्वाण को देखता है और वह वहां से चला जाता है दरवाज़ा बंद करके। वही आहान एकदम से उसे बिस्तर पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसकी दोनों कलाई को पकड़ के अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाकर अपनी सांसों को उसके चेहरे पर छोड़कर कहता है, अगर रोना बंद नहीं किया तो अभी मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ, ये तुम्हें समझ आ रही होगी। श्वेता बहुत डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, मैं भी नहीं रोने वाली हूँ, आप अभी जाए। ये बोलकर वह दूसरी तरफ पलट जाती है, जिसे देखकर आहान पूरी तरीके से उसके ऊपर लेट जाता है और उसके गर्दन को चूम कर कहता है, तुम्हारा ब्लैकलेस शोल्डर देखकर आई विल एफ सी के यू बेबी। ये बोलते हुए आहान एकदम से उसकी साड़ी को नीचे से ऊपर कर देता है और उसके नीचे वाले बॉडी का जायजा लेने लगता है अपनी आंखों से। वही यह महसूस करके श्वेता अपनी आंखों को बंद कर लेती है, शायद अब वहाँ नहीं रुकने वाला है। कल रात का दर्द उसे अभी भी बहुत ज़्यादा है, वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पर उसे खुद को मजबूत बनाना है, बर्दाश्त करना है। आखिरकार आहान उसके पास नहीं आया था, वह खुद चलकर आहान के पास गई थी और उसने खुद हाथ जोड़कर खुद को खरीदने के लिए विनती की थी आहान के सामने। वही आहान देख पा रहा था कल रात की दी हुई उसकी निशानी इसके बदन पर। वह मुस्कुराता है और फिर उसकी साड़ी को नीचे कर देता है और उसके पीठ पर अपने दांतों से हल्के से वाइट करके कहता है, अभी तो तुम बच गई, पर वापस लौट के बाद नहीं बच पाओगे तुम। ये बोलकर वह उसके ऊपर से हट जाता है और वह भी डरते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाती है और अपनी साड़ी को ठीक करने लगती है। वही आहान कुछ देर तक उसे देखता है और फिर कुछ सोचकर किसी को कॉल करता है। थोड़ी ही देर बाद उसका असिस्टेंट निर्वाण एक बैग लेकर आता है।
और आहान को पकड़ा देता है और खुद बाहर चला जाता है। वहीं आहान उस बैग को उसकी तरफ फेंक कर कहता है, कपड़े बदल लो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे बदन को मेरे अलावा कोई और देखे। ये सुनकर वह कपड़ों को बाहर निकाल कर देखती है, यह एक फुल स्लिप लॉन्ग वन पीस है। वैसे भी साड़ी में उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वह जल्दी से जाकर चेंज कर लेती है। उसके बाद आहान उसे ड्रॉप कर देता है अस्पताल से कुछ ही दूरी पर और फिर खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। वह भी गाड़ी में बैठा था और निर्वाण का ड्राइव कर रहा था, पर निर्वाण के दिमाग में कुछ चल रहा था और वह पूछना चाहता था आहान से। वही आहान बिना उसकी तरफ देख कहता है, पूछो। ये सुनकर निर्वाण थोड़ा हिचकिचाकर पूछता है, वह जिनका एक्सीडेंट हुआ था उन सब की मौत उस वक्त ही हो चुका था, ट्रक ड्राइवर की भी, तो फिर आपन मैडम से झूठ क्यों बोला? वह लोग एकदम ठीक है। उसकी बातें सुनकर आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो जाते हैं और वह सीरियस होकर कहता है, मैं नहीं चाहता उसे मेरे इस अंधेरी दुनिया के बारे में पता चले। जितना जानती है उतना बहुत है, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है उसके लिए जानना। वह बस खिलौना है जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ और उसके लिए उसका ठीक रहना जरूरी है। आखिरकार मेरा खिलौना है, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ख्याल रखने का। एक इंसान अपने खिलौने को बहुत प्यार से, बहुत फुर्सत से संभाल कर रखता है, पर वह खिलौना खिलौना ही होता है, वही उसके साथ भी है, इट्स नॉर्मल। ये सुनकर निर्वाण अपनी मन ही मन बोलता है, इस आदमी को कौन समझाए, वह एक जीती जागते इंसान है। चीज़ और इंसान में फ़र्क होता है और शायद ये भूल चुका है चीज़ और इंसान में फ़र्क करना। वह दोनों अपने ही सोच में खोए हुए थे, तभी उनका आंध्र तोड़ते हुए आहान का फ़ोन बजता है। आहान उसे उठा लेता है और उसे पार से उसका बॉडीगार्ड आज कहता है, हमारे लिए छोटे सर को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, हम उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि अभी अभी उनके केयरटेकर ने रिज़ाइन कर दिया है। ये सुनकर आहान अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, उसका अच्छे से ख्याल रखो, मैं कुछ करता हूँ। ये बोलकर वह फ़ोन काट देता है और कहता है, मीटिंग कल शिफ्ट कर दो और मेरी ऊटी की फ़्लाइट कर दो। 7 घंटे बाद होटल डायमंड। ये वही होटल डायमंड है जहाँ पर श्वेता काम करती है और यह पूरा होटल आहान का ही है। आहान अभी अंजलि के सामने बैठा हुआ है। अंजलि उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछती है, अभी तुम्हें क्या चाहिए, अभी यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर आहान सामने रखे पेपर प्लेट को घुमाते हुए कहता है, मुझे मेरे भाई रोहन के लिए एक केयरटेकर चाहिए। ये सुनकर अंजलि हैरान होकर कहती है, आहान बेटा, ये कौन सी जगह है और तुम कौन सी जगह पर आए हो? मैं तुम्हारे लिए केयरटेकर कहाँ से लाऊं? ये सुनकर आहान अपने बाल को स्टाइल से ठीक करते हुए कहता है, मुझे श्वेता की तरह ही एक और लड़की चाहिए जो मजबूर हो बहुत ज़्यादा और उसके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वह मेरे भाई का ख्याल रखेगी 5 साल तक, इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी ना पाए। ये सुनकर अंजलि गुस्से से कहती है, मेरे बेटे की तरह हो इसलिए मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूँ। पता है तुम कितना ज़्यादा टॉर्चर करते हो उसे, बच्ची को और एक और बच्ची को। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। ये सुनकर आहान भी खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, ठीक है, मैं अनाथ आश्रम को कल ही तोड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता हूँ। मेरा भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे भाई की ज़िंदगी के आगे किसी की ज़िंदगी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुनकर अंजलि गुस्से से कहती है, तुम इतनी ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो बेटा, माना था तुम्हें मैंने अपने बच्चों की तरह बड़ा किया है, भूलो मत। और तुम ऐसा कर रहे हो और श्वेता को तो मजबूरी में मैं तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हारे अलावा कोई उसकी मदद कर ही नहीं सकता था और तुम मान भी गए थे। मैं हैरान तो हुई थी पर मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, पर अब ऐसा कर रहे हो। ये सुनकर वह भी गुस्से से कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है मेरा भाई कैसे हालात में है, मुझे उसके लिए एक केयरटेकर चाहिए, तो मतलब चाहिए, ढूंढो मेरे लिए अभी। ये बोलकर आहान पैर पटकते हुए वहाँ से निकल जाता है। वही अंजलि बस उसे देखती रहती है और अपना सर पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्वेता जैसी लड़की को कहाँ से ले। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत कम उम्र की भी है और सबसे बड़ी बात वह वर्जिन थी। तभी उनके कान में एक लड़की की आवाज़ आता है, मैडम मैं इसे तैयार करके लेकर आई, सॉरी मैं पहले बात नहीं पाई आपको इसके बारे में, ये बहुत ज़्यादा मजबूर है। कुछ ही दिन पहले इसके चाचा चाची ने इसकी मम्मी पापा को मार डाला और इसे घर से निकाल दिया और पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे और इसके बहन को भी निकाल दिया जो काफ़ी छोटी है और उसे ब्लड कैंसर है, इस वजह से इसे काफ़ी सारे पैसे चाहिए और इसे किसी ने हमारे बारे में बताया, वह अपनी बहन के लिए खुद को तक बचने के लिए तैयार है। ये सुनकर अंजलि सर उठाकर उस लड़की को सर से लेकर पैर तक देखती है। वह लड़की अप्सरा से भी ज़्यादा खूबसूरत है, उसके बाल घने लंबे काले हैं जो उसके कमर से भी नीचे तक लहरा रहे थे और उसने अभी काले रंग का पटियाला सलवार सूट पहना हुआ है, आंखों में काजल, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, बहुत खूबसूरत लग रही है। जल्दी से अंजलि उसके पास आकर उसके चीन को पकड़ के उसके सर को ऊपर उठकर कहती है, उम्र कितनी है तुम्हारी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह थोड़ी डरते हुए कहती है, 18 साल। अंजलि, नाम क्या है तुम्हारा? वह लड़की, अनुराधा। ये सुनकर वह बिना बात को घुमाते हुए कहती है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें?
अनुराधा रोते हुए कहती है, बहुत सारे, मुझे पूरे 1 करोड़ चाहिए। मेरे बहन को बहुत सारी बीमारी है, ब्लड कैंसर के साथ ही साथ में उसे खोना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करिए, यहाँ से मत निकाल लिया। आप जो बोलेंगे वो करूँगी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अनुराधा के ऊपर से बिना नज़र हटाए अंजलि अपने पीछे खड़े आदमी से कहती है, आहान को कॉल करो और बुलाओ। तो क्या होने वाला है अब? क्या श्वेता की तरह एक और प्यारी मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने वाला है? और क्यों श्वेता की तरह एक लड़की चाहता है आहान अपने भाई के लिए? क्या इसके पीछे है कोई गहरा राज? और क्या होगा जब श्वेता को इस बारे में पता चलेगा आहान को उसकी तरह एक और लड़की चाहिए? और क्या हुआ था अनुराधा के साथ कि उसे ऐसी जगह पर आना पड़ा मदद मांगने? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे प्यारे रीडर। अगर मैं ना बोलूं तो आप लोग बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं करने वाले हो। आप लोगों को इतना गलत नहीं करना चाहिए मेरे साथ। जब तक मैं ना बोलूं आप लोग तो रेटिंग नहीं देते और कमेंट भी नहीं करते। आज बड़ा कमेंट करो, मैं उसे अपने व्हाट्सएप चैनल पर और इंस्टा आईडी पर शेयर करने वाली हूं। तो पूरे स्टोरी को लेकर अच्छा सा कमेंट करो। बुरा करोगे फिर भी चलेगा, पर कमेंट करो और बड़ा कमेंट करो और 5 स्टार देना, रेटिंग गिरना मत। उद्धरण चिन्ह। श्वेता अस्पताल के अंदर आती है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो यह उसकी मम्मी है। उसकी मम्मी मुस्कुराकर कहती है, तेरा भाई अभी काफी ठीक है, तूने कुछ खाया है या नहीं? तेरी तबीयत तो अभी ठीक है ना? ये सुनकर श्वेता थोड़ी डरते हुए कहती है, हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई तो ठीक है ना? भाई के बारे में बताओ, छुट्टी कब मिलने वाला है? ये सुनकर उसकी मम्मी एक गहरी सांस लेकर कहती है, वह तो अभी 1 महीने बाद मिलने वाला है, क्योंकि इस 1 महीने में अच्छे से डॉक्टर देखेंगे कि कितनी अच्छे से सूट कर रहा है ना उसे। पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए वह बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा कर देगा और इतना मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम घर में नहीं लेकर जाएंगे। पर मुझे फिक्र हो रहा है कि तू कैसे इतना सब कुछ संभालेगी। इतनी छोटी सी तो है तू, और दिल पर पत्थर रखकर तुझे मैंने इतनी दूर भेजा है। बहुत फिक्र होता है, सो नहीं पाती हूँ मैं तेरे फिक्र में। ये सुनकर श्वेता उन्हें सांत्वना देते हुए कहती है, ओ मम्मी इतना फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई भी तो ठीक है ना, और आप बस भाई का ध्यान रखना, बाकी मैं तो काम कर रही हूँ ना। मैं तो काफ़ी खुश हूँ, देखो मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और मैं पढ़ाई पर भी अच्छे से फोकस कर रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा मम्मी, आप फिक्र मत करो। अंडस्को 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 अंडस्को। ऊटी सुबह का वक्त। अनुराधा धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आती है गाड़ी से, और अंजलि भी दूसरी साइड से बाहर आती है। अनुराधा के सामने एक बड़ा सा पैलेस है, जो इतना बड़ा था कि इसमें उसका पूरा गांव आ जाए। इतनी खूबसूरत फूल गार्डन, और सबसे खतरनाक चीज बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे यहाँ पर, और कुछ ही दूरी पर 2 काले काले तेंदुए भी बंधे हुए थे। तभी अंजलि जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर दी। ये सुनकर अनुराधा कहती है, ऐसा मत बोलिए, आपने तो मेरी मदद की है और मैं खुद की जिंदगी बर्बाद की है, आपकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर अंजलि करवा मुस्कुरा कर कहती है, अभी तक तूने कुछ देखा नहीं है इसलिए ऐसा बोल रही है। चल मैं तुझे पूरा घर दिखा देती हूँ। सुनो, तुम्हें उनके भाई का ख्याल रखना है, और उनका भाई मेंटली अनस्टेबल है। एक एक्सीडेंट में ऐसा हो गया था, वह बिल्कुल बच्चों जैसे हो चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि तुम्हें गलत काम नहीं करना है, अब इसमें तुम्हें पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और तुम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ये बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। वही उनकी बातें सुनकर अनुराधा खुश हो जाती है और कहती है, सच में मुझे गलत काम नहीं करना होगी। वह बस मुस्कुरा कर हाँ कहती है। असल में अंजलि को लगा था कि आहान अपने लिए एक और लड़की चाहता है, पर बाद में पता चला यह उसके भाई के लिए है। असल में उसी वक्त उसने आहान की पूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, और अब इसलिए वह खुश है। और डरी हुई इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खतरा है और उसका भाई कुछ भी कर सकता है। उसे गुस्सा आ गया, वह किसी नुकीली चीज़ से उसे चोट भी पहुँचा सकता है, इसलिए वह डर गई थी। उसके बाद वह अंजलि उसे 3rd फ्लोर पर लेकर जाती है सीढ़ियों से चढ़ते हुए। ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पर यहाँ पर कोई लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी ही है। 3rd फ्लोर पर पहुंचकर सबसे आखिर के रूम के पास आ जाती है अंजलि। उसके छोटे से हाथ को पकड़कर कहती है, अपना ख्याल रखना और उसका भी ख्याल रखना। अभी मुझे जाना है, इतने तक ही मैं आ सकती थी, अब बाकी का तुम्हें संभालना होगी। तुम दरवाजा खोलकर अंदर जाओ और बाकी का घर तुम्हें नौकर दिखा देंगे, तुम उसकी सारी बात मानना, वह जो बोले वह सब तुम्हें करना है। ये सुनकर वह हाँ कहती है और फिर अंजलि चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद वह धीमे से दरवाजे को खोलती है और खोलकर अंदर आने के साथ ही साथ वह डर जाती है, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था। उसे बहुत डर लगता है, पर फिर भी वह जैसे तैसे अंदर जाकर पर्दों को हटाती है और पूरे कमरे में अब सूरज की रोशनी आ जाता है और अब पूरा कमरा अच्छे से दिख रहा था। ये कमरा बहुत ज़्यादा मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा है। रोहन, उसकी आंखें ठहर जाता है जब वह सामने बड़े से बैल्कनी के पास उसे किंग साइज बेड पर उल्टा लेते एक युवक को देखकर। उसका नीचे वाला हिस्सा उसने ब्लैंकेट से कवर करके रखा था, उसका सुडौल पीठ दिख रहा था।
सोने जैसा चमक रहा था, उसके बाल हल्के सुनहरे लग रहे थे सूरज की रोशनी में, और वह सो रहा था। पीछे से ही वह इतना अट्रैक्टिव लग रहा है तो सामने से कितना ज़्यादा होगा। उसका दिल धड़कने लगता है और वह अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसका दिल धड़कना बंद ही नहीं हो रहा है। वही उसका मुंह बाहर की तरफ होने की वजह से थोड़ा थोड़ा धूप उसकी आंखों में आ रहा था। वह फिर से पलट जाता है और तब जाकर अनुराधा उसका चेहरा देखती है। ये सच में किसी हीरो से कम नहीं है। इतना ज़्यादा परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। उसके बाइसेप, ट्राइसेप, उसके मसल्स सबसे अट्रैक्टिव है, उसके वीनस हैंड और उसके लंबे पलके एकदम गुलाब जैसे होंठ। उसके बाल बिखरे हुए थे पर फिर भी वह बहुत हैंडसम लग रहा है। अब उसका दिल इतनी ज़्यादा रफ्तार से धड़क रहा था, वह रोक ही नहीं पा रही थी। गहरी गहरी सांस ले रही थी वह। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे हार्ट अटैक आया है और अचानक वह पीछे हटने लगती है और तभी उसके हाथ एक टेबल पर जाकर लगता है और टेबल में रखा हुआ कांच का फूलदानी नीचे गिरकर टूटकर कृचियों में बिखर जाता है। बहुत तेज आवाज होता है जिसे सुनकर एकदम से वह अपनी लाल आंखों को खोल देता है। उसकी आंखें एकदम लाल था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो जाते हैं, जिसे देखकर वह डर से नीचे बैठ जाती है। इतना डर उसे कभी नहीं लगता। ये खूबसूरत युवक अब खतरनाक बन चुका है। उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसने सोते हुए शैतान को उठा दिया है। अचानक वह उठकर उसके करीब आने लगता है। उसने नीचे एक ब्लैक पैंट पहन के रखा है और इससे वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसे अपनी तरफ आता देखकर वह बैठे बैठे ही पीछे की तरफ खिसकने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर वह युवक एकदम नीचे बैठ जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है अजीब तरीके से। उसे ऐसा करता देखकर इतना डर लग रहा था अनुराधा को कि उसे महसूस हो रहा है अब वह बेहोश होने वाली है कि तभी वह एकदम अनुराधा के करीब आकर उसकी दोनों कलाई को पकड़ लेता है और अचानक मुस्कुराकर कहता है, कौन हो तुम तो बिल्कुल डॉल जैसी हो। क्या भैया ने मेरे लिए डॉल भेजा है? ये बोलकर वह अनुराधा को अपनी बाहों में उठकर घूमने लगता है। वही अनुराधा डर की वजह से उसके सीने से लिपट जाती है। उसकी परफ्यूम की खुशबू अनुराधा को बेचैन कर रहा है। तभी वह खुद ही थक जाता है और फिर बिस्तर पर आकर बैठ जाता है अनुराधा को ऐसे ही गले लगाकर। वही अनुराधा को समझ आता है कि यह सच में मेंटली अनस्टेबल है। उसे अब डर नहीं लग रहा है इससे। वही वह अनुराधा को कसकर गले लगाकर कहता है, तुम तो उस काले पानी की चुड़ैल से भी ज्यादा अच्छी हो और तुम काली पानी की चुड़ैल नहीं हो, तुम सफेद पानी के एंजल हो। उसकी बातें सुनकर अनुराधा के गाल लाल हो जाते हैं। पहली बार किसी ने उसे ऐसे बात किया था, वरना उसे तो बहुत कुछ सुनना ही पड़ता है। तभी अनुराधा के कुछ दिमाग में कुछ आता है। उसे अच्छे से समझा दिया गया था कि इसे किस टाइम पर दवाई देना है, कौन सी दवाई देना है, और अब इसके दवाई और नाश्ता करने का टाइम आ गया था। इसलिए अनुराधा उसके गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहती है, सर मुझे छोड़िए, वह आपके दवाई खाने का और खाना खाने का टाइम हो चुका है। आपको दवाई और खाना खाना है। ये सुनकर वह अनुराधा को लेकर लेट जाता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट करके कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे वह दवाई नहीं खाना है, वह बहुत ज़्यादा कड़वा है और उसे खाने के बाद मुझे बहुत दर्द होता है यहाँ पर। ये बोलते हुए वह अपने दिल की तरफ इशारा करता है जहाँ पर चोटों के निशान थे। वही उसकी बातें अनुराधा को बिल्कुल समझ नहीं आता है। वह तो पूरी तरीके से हैरान थी, उसकी बातों को सुनकर दवाई से क्यों इस दर्द होगा। तभी कमरे के अंदर घर का बटला आता है और अपना सर झुकाकर कहता है, मिस अनुराधा, मैं आपको समझाने आया हूँ सारी चीज़ों को। ये सुनकर रोहन गुस्से से कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा और मेरी डॉल मेरे पास ही रहने वाली है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। तुम लोग उसे भी बाकी हो की तरह बना दोगी, यह मेरे साथ रहेगी बड़ी और फिर उस दवाई को नहीं खिलाएगी। ये सुनकर अनुराधा अपने मन ही मन सोचती है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर उनके साथ। भला इतने हैंडसम, इतने अच्छे सेहत के इंसान कैसे इतने बीमार हो सकते हैं? कुछ तो झोल चल रहा है। अगर मैं पता लगवा लूँ तो शायद मुझे इनाम भी दे सकते हैं, और मुझे पैसों की तो बहुत ज़रूरत है, और ऊपर से मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सपना भी पूरा करना है, और अब तो कुछ गलत भी नहीं काम करना है। मतलब अभी भी मैं अच्छी हूँ और तब भी। ये सोचकर अनुराधा रोहन को देखते हैं और डरते हुए कहती है, रोहन सर, वह हमें जाने दीजिए, हम अभी आ जाएंगे। हम आपके लिए नाश्ता लाने जा रहे हैं, अब बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, आपको दवाई नहीं खिलाएंगे। ये सुनकर वह खुश हो जाता है और अनुराधा के सीने से लिपट कर कहता है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी डॉल हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी। ये बोलकर वह अपना हाथ अनुराधा के सीने पर रखता है। इससे वह घबरा जाती है और जल्दी से उसके हाथ को पकड़ के दूर हटा देती है और उसके गोद से उठ जाती है। वहीं उसे अचानक उठता देखकर वह नाराज हो जाता है और अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ घूमकर बैठ जाता है। अनुराधा को समझ आ गया था यह नाराज हो चुका है, पर वह भी कुछ नहीं बोलता। वह बटले के साथ बाहर चली जाती है। वह तो इसीलिए वह ऐसा कह रहे थे, मतलब दवाई की वजह से उन्हें दर्द होगा, उसके बाद ही धीरे धीरे वह ठीक रहेंगे। हाँ ऐसा ही है, इसलिए जब उन्हें दर्द हो तो उनसे दूर चले जाना, यह नॉर्मल है बहुत ज़्यादा, और बड़े मालिक को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर अनुराधा अपने मन ही मन सोचती है, कुछ तो बात है, मैंने तो पहली बार सुना है दवाई की असर से दर्द होता है, देखना तो बनता है मेरे को, पता नहीं क्यों ये सब धोखेबाज लग रहे हैं। पहले ही दिन ऐसा हो रहा है मेरे साथ।
पर मुझे अभी अपने बारे में सोचना है और यह सारी चीज़ अगर मैं पता लगा लेती हूँ, क्या पता वो खुश होकर बहुत सारे पैसे दे दे मुझे। पैसों के लिए मैं सब कुछ करूँगी, अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है, पता नहीं था मुझे पैसे इतना इम्पोर्टेंट होता है। अपने मन ही मन ये सब सोचते हुए वह आंसू साफ करती है और उसके बाद किचन में चली जाती है और जाकर देखते हैं खाना पहले से ही बना हुआ है। वह खाना ले लेती है पर वह देखती है सामने सब्जी में कुछ डाल रही है वह सेब, पर उसे देखकर वह एकदम रुक जाता है और जल्दी सी प्लेट में खाना सजाते हुए कहते हैं, खाना बन चुका है मैडम। खाना देने के बाद, दवाई देने के बाद आपको बाहर आ जाना है और दरवाज़ा बंद कर देना है। आपको बता दिया होगा बटलर ने, आप ऐसा ही करना, आप अंदर मत रहना। वह बस हाँ कहती है और उसके बाद खाना देने जाती है। वही बटलर भी उसके साथ ही था। पूरे वक्त खाना देखकर मुंह बनाकर कहता है, खाना नहीं खाना, मुझे कुछ और दो, ये खाना था। ओ बिल्कुल नहीं खाना है और दवाई भी नहीं। ये सुनकर अनुराधा उसके करीब आकर खाना उसे देते हुए कहती है, प्लीज़ खाना खा लीजिए आप, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं आपका केयरटेकर हूँ, आप प्लीज़ खा लीजिए। ये सुनकर ना जाने उसे क्या होता है, वह जल्दी से खाना लेकर खाने लगता है और फिर दवाई भी खा लेता है। अनुराधा हैरान थी कि यह उसकी बात मान रहा है, वही बटलर और बाकी सब भी हैरान थे कि इस लड़की की बात मान रहा है ये। वही जब बटलर देखता है दवाई खा लिया है रोहन ने, वह जल्दी से अनुराधा का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर आ जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। अनुराधा हैरान हो जाती है इसे देखकर, पर उसने वह दर्दनाक चिक सुना था, कितना ज़्यादा दर्द था, पर वह कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि यहाँ पर सब मौजूद थे और सब उसे ही देख रहे थे। अंडस्को 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 अंडस्को। दूसरी तरफ निर्वाण कॉल पर बात करते हुए कहता है, हाँ सब अच्छे से चल रहा है ना, हाँ ठीक है। फ़ोन काटता है और फिर सामने शैतान की तरह बैठे आहान को देखता है और कहता है, सर जैसा कि आपने बताया था और हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, छोटे बॉस अभी काफ़ी खुश है। बोलकर वह एक वीडियो दिखाता है जिसमें रोहन ने अनुराधा को गले लगाया हुआ है और अनुराधा उसके गोद में बैठी हुई थी और वह कितने ज़्यादा खुश है। उसकी खुशी देखकर आहान के ठंडे पड़े चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आ जाता है। वह मुस्कान बहुत प्यारा है, अगर कोई उसके जानने वाला देख ले तो वह हैरान हो जाएगी, यह पत्थर दिल इंसान भी इतने अच्छे से इतने प्यार से हंस सकता है। एक पल के लिए निर्वाण भी हैरान हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे ये 4 दिन भी गुजर जाते हैं और फिर आहान ऊटी लौट कर आता है। वही आहान के आने से एक दिन पहले ही श्वेता भी लौट चुकी है, वह भी हॉस्टल में है और अच्छे से पढ़ाई कर रही है क्योंकि अगले महीने एग्जाम भी है और उसका भी प्रिपरेशन करना है उसे, पर यह पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है उसे एक ट्यूटर चाहिए। सच में ये पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, स्कूल की पढ़ाई से बहुत ज़्यादा। इसलिए वह फैसला करती है कि वह कॉलेज के ही किसी से हेल्प लगी क्योंकि उसे जल्द से जल्द ये सब कंप्लीट करना था। वह आज तैयार होकर कॉलेज आ चुकी थी और उसे पता है कि आज आहान भी आ चुका है, पर वह अभी कॉलेज नहीं आने वाला है। वह क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही थी पर उसे प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था जो उसे समझ भी नहीं आ रहा है। और आज उसके तीनों के तीनों दोस्त ही नहीं आए थे, तीनों ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गए थे, इसलिए आज वह अकेली थी। वही क्लास में सबसे ज़्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का यश कब से देख रहा था श्वेता को, वह मन ही मन श्वेता को पसंद करता था पहले दिन से और उसके पास अभी मौका है, इसलिए वह जल्दी से उठकर श्वेता के पास आ जाता है। उसे अपने पास देखकर श्वेता घबरा जाती है और उसे आहान की बात याद आने लगता है कि लड़कों से दूर रहना। वही यश मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ ना, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर वह दूर हटते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं किसी और से पूछ लूँगी, तुम जाओ। यश उसके करीब आकर कहता है, इतना दूर जा रही हो, मैं बता रहा हूँ ना, देखो। ये बोलकर वह उसे समझाने लगता है। वही श्वेता भी अब पढ़ाई में ध्यान लगती है और यश उसे बहुत आसान तरीके से समझा देता है और इन्हीं सब में यश उसके काफ़ी करीब आ गया था जिस पर उसका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है और वह ध्यान से सारी चीज़ों को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है कि अब उसे आहान से पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है। वही आहान जो अपने होटल के रूम में आराम कर रहा था, काफ़ी आराम करने के बाद उठकर वॉशरूम चला जाता है और फिर फ्रेश होकर बाहर आता है और उसके बाद अपना फ़ोन उठाकर चेक करने लगता है। तभी उसे 2 मिस कॉल और एक मैसेज दिखता है। वह मैसेज को खोलकर देखता है और फिर उसे एक फ़ोटो दिखाता है जहाँ पर श्वेता है और उसके साथ एक लड़का जो उसके काफ़ी करीब बैठा हुआ है और वह दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। आहान अपनी आंखों को बंद करके अपने सर को ऊपर कर लेता है और अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है जैसे वह अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर पहले है वह काफ़ी ज़्यादा खुश था और अब गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुका है। अंडस्को 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 अंडस्को। श्वेता काफ़ी खुश थी और वही यश से बातें कर रही थी। उसे पता है आहान अभी यहाँ पर नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस लड़के ने उसकी मदद भी किया है जिससे वह पनिशमेंट से बच जाएगी, इसलिए वह इससे बात भी कर रही थी। वही अचानक किसी की कदमों की आहट उनकी कान में आता है। सारे स्टूडेंट घबराकर अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वही यश भी सामने वाले इंसान को देखता है पर कुछ नहीं कहता, वह नॉर्मली बैठा रहता है। श्वेता भी खड़ी हो जाती है।
और सामने वाले आदमी को देखकर डर से ठंडे पसीने निकलने लगता है उसके। आहान खुद भी श्वेता को ही देख रहा है। थोड़ी देर बाद आहान सबको बुक्स निकालने को बोलता है। सभी बुक्स निकलते हैं। श्वेता थोड़ी कम परेशान थी क्योंकि अच्छे से यश ने उसे समझा दिया था, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही आहान एक नज़र पूरे क्लास को देखता है और फिर एकदम से चैप्टर ही बदल देता है और कहता है, सब तैयार होना। वही सब परेशान हो जाते हैं इसे देखकर कि आहान ने चैप्टर ही बदल दिया है। कोई भी प्रिपेयर नहीं था इस चीज़ के लिए, इसलिए कोई भी ढंग से जवाब नहीं दे पाता और आहान सबको पनिशमेंट दे देता है और सबको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है। वैसा कर सकता है, उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। वही अब आखिरी में श्वेता तिवारी है। श्वेता तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है, जिसे देखकर आहान गुस्से से कहता है, मिस श्वेता, आपका पढ़ाई से ज़्यादा लड़कों में और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है। आप पढ़ाई करने आते हो या एंजॉयमेंट करने आते हो? ये कॉलेज है, कोई होटल नहीं है। उनकी बातों को सुनकर श्वेता को काफ़ी इंसल्ट फील होता है कि कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से आहान उसका इंसल्ट कर रहा है, बस इसलिए कि वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई है। और इसका वजह कौन है? आहान खुद है। उसे चैन से सोने नहीं देता। पढ़ाई कैसे ही करने देगा यह आदमी? कुछ बोलने के लिए अपने होठों को खोलना ही वाली थी। आहान गुस्से से कहता है, मिस श्वेता, आपका पनिशमेंट यहाँ है कि कॉलेज खत्म होने के बाद भी आप यहाँ पर इस क्लास में रहोगे और पूरे क्लास को क्लीन करोगे। वही श्वेता की पनिशमेंट देखकर सभी हंस रहे थे। श्वेता को नहीं सिर्फ सस्पेंड किया गया था, उसे क्लास को साफ भी करना था। श्वेता, उसके बाद जब छुट्टी हो जाता है, श्वेता क्लासरूम में रहकर उसे साफ कर रही थी और रो रही थी। रोते हुए वह खुद से कहती है, क्या ओह, मुझे ऐसे आदमी से मिलवाए हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं था। भगवान जी, यह कितने ज़्यादा घटिया है, बहुत बेदर्द बेरहम है। मेरे साथ बस ऐसा करते हैं। अगर पापा होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी अचानक उसके कान में किसी के कदमों की आहट आता है और अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है। आहान पीछे। आहान दीवार से टककर खड़ा था और उसके होठों के बीच में एक सिगार है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है और इस मुस्कान का मतलब वह अच्छे से जानती है। यह अस्पताल या उसका पर्सनल केबिन नहीं, ये क्लासरूम है। और अगर यह आदमी अपना घिनौना काम क्लासरूम में भी करता है ये तो बहुत ज़्यादा ही। इसके आगे वह कुछ और सोच पाती है। आहान उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके हाथ से क्लीनर नीचे गिर जाता है और वह पीछे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर किसी ने उसे पहले ही लॉक कर दिया है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या करने वाला है आहान श्वेता के साथ इस बार? आहान अपना घिनौना काम कॉलेज के क्लासरूम में भी करेगा श्वेता के साथ। क्या श्वेता खुद को बचा पाएगी आहान से या फिर से शिकार बन जाएगी आहान नामक हैवान का? और क्या हुआ था रोहन के साथ? क्यों वह ऐसा है? क्या अनुराधा पता लग पाएगी? और क्यों आहान को ऐसी दवाई दिया जाता है जिससे उसे दर्द होता है? और क्यों अनुराधा को दवाई खिलाने के बाद नहीं रहने दिया गया था रोहन के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए।